जब बच्चे ने बारिश से बचाने वाले घर की कामना की तो अरबपति घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। शाम की बारिश हर पल तेज होती जा रही थी। गांव के आखिर में अकेली खड़ी उस टूटी फूटी झोपड़ी की भूस की छत पर बेरहमत से बरस रही थी। घने अंधेरे के अंदर बाहर से आती हल्की सी रोशनी ही टिमटिमा रही थी। फटी हुई दीवारों से घुसती हवा हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रही थी और पानी की बूंदें हर पल ज्यादा टपकने लगी थीं। दो दुबले पतले सांवले बच्चे एक कोने में सिकुड़े हुए थे। बड़ा भाई, जो लगभग 6 साल का था, नाम था राजू, अपने छोटे से शरीर से अपने जुड़वा भाई संजू को ढकने की कोशिश कर रहा था, जो थर थर कांप रहा था। भैया, ठंड लग रही है। संजू की दबी हुई आवाज सिसकियों में मिल गई। राजू ने अपने भाई को और कसकर गले लगा लिया और फुसफुसाया, कुछ नहीं होगा। भैया है ना यहां, चुप हो जा, मां की तबीयत ठीक नहीं है। झोपड़ी के एकमात्र बांस की चारपाई के कोने में एक औरत बुरी तरह खांस रही थी। उसकी सूखी खांसी की आवाज ऐसी थी मानो उसका सीना फट जाएगा। हर खांसी के साथ उसका कमजोर शरीर कांप उठता था। मां, राजू ने चिंता से पुकारा। औरत ने उठने की कोशिश की। उसकी आवाज बैठी हुई थी। मां ठीक है, तुम दोनों वहीं बैठे रहो, बारिश में भीगना मत। राजू ने अपनी बड़ी बड़ी साफ आंखों से छत की ओर देखा, जहां छोटे छोटे छेदों से पानी की बूंदें मिट्टी के फर्श पर टपक रही थीं और छोटे छोटे कीचड़ के गड्ढे बना रही थीं। बच्चे ने चारों ओर देखा और अचानक मासूमियत से पूछा, मां, हमारे घर पर शर्मा जी के घर जैसी टिन की छत क्यों नहीं है? मां एक पल के लिए रुक गई, खांसी जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। उसने अपने दोनों बेटों को दर्द भरी नजरों से देखा। वो क्या जवाब देती? वो इन मासूम दिलों को उस गरीबी और दुख के बारे में क्या बताती जिसने उनके परिवार को घेर रखा था? उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि हम गरीब हैं बेटा, हम गरीब हैं। ये दो शब्द कितनी आसानी से निकल गए थे, लेकिन वे उस घुटन भरे माहौल पर एक भारी चट्टान की तरह बैठ गए थे। राजू चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। वो नहीं समझता था कि गरीबी क्या होती है। वो बस इतना जानता था कि शर्मा जी के घर में टीन की छत है, बारिश में पानी नहीं टपकता। जबकि उसके घर में बाहर और अंदर बारिश एक जैसी ही होती थी। गांव में जाने वाली कच्ची सड़क के मुहाने पर एक शानदार काली कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा आदमी महंगे सूट में बाहर निकला। वो विक्रम था, एक अरबपति जो लगभग 10 साल शहर में संघर्ष करने के बाद अपने गांव लौटा था। वो यहां एक चैरिटी प्रोजेक्ट के लिए आया था, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाने। उसने अपने सामने कीचड़ भरी सड़क को देखा और हल्की सी थ्योरियां चढ़ाईं। एक गरीब गांव की यादें उसके जहन में ताज़ा हो गईं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी यहां ऐसे मुश्किल हालात होंगे। ड्राइवर ने जल्दी से उसके ऊपर छाता तान दिया। सर, मैं पहले अंदर जाकर देख लेता हूं। जरूरत नहीं है, विक्रम ने उसका हाथ हटा दिया। मैं खुद जाऊंगा। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था, यहां के लोगों की जिंदगी को खुद महसूस करना चाहता था। वो उस फिसलन भरी सड़क पर आगे बढ़ा। उसके महंगे चमड़े के जूते कीचड़ में सन गए। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक सड़क के अंत में एक टूटी फूटी झोपड़ी से आती एक दर्दनाक खांसी की आवाज ने उसके कानों को सुन कर दिया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आया, फटी हुई दीवारों की दरारों से अंदर का नजारा साफ होता गया, धुंधली रोशनी में। उसने एक औरत को मुश्किल से उठते और दो बच्चों को अंधेरे कोने में एक दूसरे से लिपटे हुए देखा। छत से बारिश का पानी सीधा उनके ऊपर टपक रहा था। और फिर उसने उस बच्चे का सवाल सुना, मां, हमारे घर पर शर्मा जी के घर जैसी टिन की छत क्यों नहीं है? और मां का कमजोर, लाचार जवाब, क्योंकि हम गरीब हैं बेटा। विक्रम वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ से छाता कब जमीन पर गिर गया उसे पता ही नहीं चला। बारिश सीधे उसके ऊपर बरस रही थी। उसका महंगा सूट पूरी तरह भीग गया था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस उस बच्चे के मासूम शब्द और उस औरत की बेबस सांसें गूंज रही थी। वो नजारा, वो आवाज जैसे एक चाकू की तरह सीधे उसके दिल में उतर गई थी। एक दर्द,
एक अनजाना सा पछतावा उसके सीने को जकड़ रहा था। वो एक अरबपति जो गगनचुंबी इमारतों और आलीशान रिसॉर्ट्स का मालिक था, आज एक ऐसी झोपड़ी के सामने बेबस खड़ा था जो एक बारिश को भी नहीं रोक सकती थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। विक्रम बारिश में एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अंदर जाए या वापस लौट जाए। झोपड़ी के अंदर का नज़ारा जितना अपरिचित था, उतना ही एक अनजाने धागे से उसे अपनी ओर खींच भी रहा था। अंदर औरत की खांसी की आवाज़ और तेज हो गई। वो उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। माँ, पानी पी लो, राजू की चिंतित आवाज़ आई। वो जल्दी से घर के कोने में रखे मिट्टी के मटके की ओर भागा और एक लोटे से पानी निकालने लगा, लेकिन मटका लगभग खाली था। नीचे बस थोड़ी सी गंदली तलछट बची थी। बार बार कोशिश करने पर भी उसे बस आधा लोटा पीला पानी ही मिला। साफ पानी खत्म हो गया है बेटा, माँ ने टूटी फूटी आवाज में कहा। छोटा भाई संजू भी घिसटता हुआ आया। उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। मुझे भी प्यास लगी है। राजू ने अपने भाई और फिर माँ को देखा। उसके मासूम चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प उभरा। उसने लोटा नीचे रखा और दरवाजे की ओर भागा। उसने बाहर झांका। उसने एक अजनबी आदमी को बारिश में खड़े देखा। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भाई की प्यास और माँ की खांसी ने सब पर काबू पा लिया। उसने जल्दी से एक पुरानी फटी हुई टोपी सिर पर रखी, हाथ में एक खाली प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें लोग अक्सर कंडेंस्ड मिल्क रखते थे, लेकर विक्रम की ओर भागा। बारिश अभी भी हो रही थी। बच्चा विक्रम के सामने खड़ा था, छोटा सा कद, नंगे पैर कीचड़ में सने हुए। उसने अपनी साफ आंखें उठाकर उस लंबे शानदार आदमी को देखा। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। उसने प्लास्टिक का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। अंकल, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश के शोर में लगभग दब गई। अंकल, क्या आपके पास पानी है? थोड़ा सा दे दीजिए, मेरा भाई प्यासा है। विक्रम ने झुककर बच्चे को देखा। उसने उसकी आंखों में देखा, ऐसी आंखें जो हैरान करने वाली हद तक चमकदार और सीधी थीं। फिर उसने उसके हाथ में पकड़े प्लास्टिक के डिब्बे को देखा, जिसके अंदर कुछ गंदे तिनके चिपके हुए थे। उसका दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। वो एक ऐसा आदमी जिसके लिए हर दिन बेहतरीन चाय बनाई जाती थी, जो महंगी इंपोर्टेड मिनरल वाटर की बोतलें पीता था, आज एक ऐसे बच्चे का सामना कर रहा था जो एक गंदा डिब्बा बढ़ाकर थोड़ा सा पीने का पानी मांग रहा था। साफ पानी, एक ऐसी चीज जो हवा की तरह, सांस की तरह थी। एक ऐसी स्वाभाविक चीज जिसके बारे में उसने कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई थी। और आज वही इस बच्चे की आंखों में एक सपना, एक तड़प थी। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख गया था। उस आदमी को चुपचाप खुद को घूरते देख राजू को लगा कि अंकल मना कर रहे हैं। उसने झिझकते हुए कहा, थोड़ा सा ही दे दीजिए, मेरा भाई बहुत प्यासा है और मां भी बहुत खांस रही हैं। बच्चे का हर शब्द विक्रम के दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। वो बच्चे के बराबर आने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी आवाज को कांपने से रोकने की कोशिश की। पानी? अंकल का पानी गाड़ी में है, अंकल तुम्हारे लिए लाते हैं। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। विक्रम उठा और तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा। उसने कार की डिक्की खोली और साफ पानी की बोतलों का एक पैकेट निकाला। उसने जल्दी से एक बोतल खोली और बच्चे के पास वापस आया। उसने बोतल उसे देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए। अंकल की कार में और भी बहुत हैं। राजू ने पानी की बोतल ले ली। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने इतनी साफ और सुंदर पानी की बोतल कभी नहीं देखी थी। उसने बोतल को एक खजाने की तरह सीने से लगा लिया। थैंक यू अंकल, उसने चहकते हुए कहा और बड़ी विनम्रता से सिर झुकाना नहीं भूला। ये कहकर वो जल्दी से मुड़ा और झोपड़ी के अंदर भाग गया। माँ, संजू, पानी आ गया, देखो कितना साफ पानी है। विक्रम वहीं खड़ा उस छोटे से शरीर को दरवाजे के पर्दे के पीछे ओझल होते देखता रहा। दोनों बच्चों की चहकती हंसी और खुशी की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। वाह, पानी कितना मीठा है भैया, बारिश के पानी से बहुत अच्छा है। माँ, आप भी पियो पियो ताकि आपकी खांसी ठीक हो जाए। विक्रम ने हर शब्द साफ साफ सुना।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुंह में एक कड़वा स्वाद फैल गया। वो कौन था? उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया था? उसने एक पूरा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। लोग उसे अरबपति, एक सफल व्यक्ति कहकर पूछते थे, लेकिन उसने कभी एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी ही मातृभूमि के किसी कोने में ऐसे बच्चे होंगे जो एक पानी की बोतल के लिए इतने खुश हो जाएंगे। उसकी शान और शौकत, पार्टियां, मुनाफे के बड़े बड़े आंकड़े, सब कुछ उन 2 बच्चों की सादी सी खुशी और बारिश का पानी भरने वाले उस प्लास्टिक के डिब्बे के सामने बेमानी और भद्दे लग रहे थे। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, एक ऐसी गहरी शर्मिंदगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका ड्राइवर अब हिम्मत करके वापस आया। उसके हाथ में वही छाता था जो गिर गया था। सर, आप ठीक तो हैं? आप पूरे भीग गए हैं? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा बारिश और झोपड़ी के अंदर से आती हंसी मजाक की आवाजें सुनता रहा। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो एक अरबपति नहीं है, वो बस एक असफल आदमी है, एक ऐसा आदमी जो जिंदगी की सबसे बुनियादी चीजों को भूल गया था। विक्रम ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। उसने ड्राइवर को कार में इंतजार करने को कहा और खुद उस झोपड़ी में चला गया। दरवाजे के पर्दे को पार करते ही नमी और गरीबी की गंध सीधी उसकी नाक में घुस गई। अंदर की जगह तंग और अंधेरी थी। संपत्ति के नाम पर एक टूटी फूटी चारपाई के अलावा लगभग कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी लकड़ी की मेज जिसकी टांगें गल चुकी थीं और कुछ छोटी मोटी चीजें। एक अजनबी को देखकर औरत चौंक गई और जल्दी से फटी हुई चादर को अपने ऊपर खींच लिया। दोनों बच्चे भी हंसना बंद कर चुके थे। अपनी मां के पीछे छिप गए थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों था। माफ कीजिएगा परेशान करने के लिए, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। मैं यहां से गुजर रहा था, देखा कि बारिश बहुत तेज है। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। यह बहाना बहुत खोखला लग रहा था। औरत ने उसे शक-भरी नजरों से देखा और अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या परिवार को किसी मदद की जरूरत है? विक्रम ने कहा। उसे अपने शब्द बहुत औपचारिक और दूर के लगे। बाहर एक तेज हवा का झोंका आया और छत का एक कोना उड़ा ले गया। बारिश फिर से जोरों से सीधे लकड़ी की मेज के पास बरसने लगी। बारिश के पानी ने मेज पर रखी पुरानी किताबों के ढेर को भिगो दिया। आह, मेरी कॉपियां! राजू चिल्लाया और तेजी से उधर भागा। उसने हड़बड़ी में कॉपियां समेटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बारिश के पानी ने पन्नों को गीला कर दिया था। बच्चे का चेहरा निराशा से लटक गया। जब वो कॉपियां उठा रहा था, एक कॉपी गिरकर विक्रम के पैरों के पास जमीन पर आ गई। वो एक पुरानी छात्र की कॉपी थी। उसका कवर फटा हुआ था। विक्रम अनजाने में उसे उठाने के लिए झुका। जब उसने कॉपी उठाई तो वो पूरी तरह भीग चुकी थी। बारिश के पानी ने कवर को नरम कर दिया था, जिससे अंदर की सुंदर लिखावट दिखने लगी थी। वो एक निबंध था। विषय था, अपने सपनों के बारे में लिखो। विक्रम उत्सुक हो गया और कुछ था जो उसे उकसा रहा था। उसने गीले पन्ने पलटे। बच्चों जैसी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन साफ लिखावट उसकी आंखों के सामने आ गई। मेरा सपना। मेरा नाम राजू है। मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूं कि हमारे घर की एक नई छत हो। एक ऐसी छत जो शर्मा जी के घर की तरह टिन की बनी हो, ताकि जब बारिश हो तो पानी माँ और संजू के सिर पर ना गिरे। जब भी बारिश होती है, माँ बहुत खांसती हैं। मुझे माँ को खांसते हुए सुनना अच्छा नहीं लगता। विक्रम ये पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा। मैं ये भी चाहता हूं कि हमारा घर बहुत मजबूत हो, ताकि हवा छत को उड़ा न ले जाए। मुझे बहुत डर लगता है। मैं चाहता हूं कि हमारे घर में पानी न टपके, ताकि मेरी किताबें गीली ना हो। मुझे स्कूल जाना पसंद है। टीचर कहती हैं कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बड़े होकर अच्छा घर बना पाओगे। हर एक शब्द विक्रम के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। वो लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए और ना ही टीवी वाली सुंदर कार चाहिए। मैं बस एक ऐसा घर चाहता हूं जिसमें पानी ना टपके, ताकि माँ को और खांसी ना आए, ताकि संजू को ठंड ना लगे, ताकि हम सब बारिश में चैन से सो सकें। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। आखिरी लाइन पेंसिल से लिखी गई थी। लिखावट बहुत मजबूत थी, जैसे बच्चे ने अपनी सारी ताकत और इच्छा उसमें डाल दी हो। मैं बस
एक ऐसा घर चाहता हूं जिसमें पानी ना टपके ताकि माँ को और खांसी ना आए। विक्रम वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ी कॉपी अचानक बहुत भारी हो गई। उसने अपनी आंखें उठाकर राजू को देखा, जो उसे चिंता भरी नजरों से देख रहा था। उसे डर था कि कॉपी गिराने के लिए उसे डांट पड़ेगी। उसने चारपाई पर खांस रही औरत को देखा। उसने माँ के पीछे दुबके हुए छोटे भाई को देखा। एक 6 साल का बच्चा। इस उम्र में शहर के दूसरे बच्चे, जिन बच्चों को वो जानता था, वे नए खिलौनों, आईपैड, विदेश यात्राओं के सपने देखते थे। और ये बच्चा, इसका सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक ऐसी छत थी जिसमें पानी न टपके। इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वो दया से नहीं रो रहा था, वो एक अनजाने दर्द और शर्म से रो रहा था जो उसके दिल को चीर रही थी। उसके दिल में जैसे कुछ था जो सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया था। तो ये थी उसकी अमीरी, उसका रुतबा। सब कुछ इस दिल दहला देने वाले सादे सपने के सामने बेमानी था। वो बहुत दूर चला गया था। वो व्यर्थ की चीजों की तलाश में इतना खो गया था कि वो भूल गया था कि खुशी कभी कभी सिर्फ एक ऐसी छत होती है जो बारिश से बचा सके। औरत ने उसे रोते हुए देखा। वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये अजनबी आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। आप ठीक तो हैं? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कॉपी को बंद किया और धीरे से मेज पर रख दिया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और शांत होने की कोशिश की। उसने औरत को देखा। इस बार उसने और ध्यान से देखा। उसका दुबला पीला चेहरा, बीमारी और कमी के कारण, उसकी धसी हुई आंखें, लेकिन उनमें अभी भी कुछ जाना पहचाना था। एक ऐसा जाना पहचानापन जो दर्दनाक था। एक ऐसा जाना पहचानापन जिसे उसने लगभग 10 सालों से अपनी यादों में दफनाने की कोशिश की थी। उसका गला रुंध गया। एक नाम उसके अवचेतन से कांपते हुए निकला। प्रिया? प्रिया? क्या ये तुम हो प्रिया? विक्रम का प्रिया पुकारना उस औरत के कानों में बिजली की तरह कौंधा। वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। उसने और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर समय के थपेड़ों और सफलता के निशान के नीचे परिचित रेखाओं को पहचानने की कोशिश की। वो लंबा कद, वो गहरी आवाज, भले ही लगभग 10 साल बीत गए थे। भले ही वो बहुत बदल गया था, लेकिन वो उसे भूल नहीं सकती थी। आप? विक्रम? प्रिया की आवाज निकली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं, अनगिनत भावनाओं से भरी हुई थीं। ये वही थी, ये प्रिया थी, उसका पहला प्यार, साफ और सुंदर। वो लड़की जिसे उसने इस गरीब गांव में अपने करियर और परिवार की व्यवस्था के लिए पीछे छोड़ दिया था। हाँ, मैं ही हूं प्रिया। वो उसकी ओर एक कदम बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्या कहे। सारे बड़े बड़े शब्द इस कड़वी हकीकत के सामने बेमानी थे। प्रिया भी घबरा गई। वो जल्दी से सीधी बैठ गई। अपने उलझे बालों और मैले कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करने लगी। विक्रम का अचानक आना उसे हैरान, शर्मिंदा और दुखी कर गया था। तुम यहां वापस क्यों आए? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। विक्रम ने उस टूटी फूटी झोपड़ी को देखा, उन 2 बच्चों को देखा जो डरकर अपनी मां के पीछे छिपे हुए थे, और फिर प्रिया की दयनीय हालत को देखा। एक और सवाल उसके मुंह से निकला, जिसमें दर्द और अविश्वास भरा था। तुम इस तरह कैसे जी रही हो प्रिया? विक्रम का सवाल प्रिया के आत्मसम्मान पर एक चाकू की तरह लगा। इस तरह जीना मतलब क्या? गरीबी, बीमारी, अकेलापन? उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे इस दयनीय हालत में देखे। यही मेरी जिंदगी है, कई सालों से, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी दूरी थी, जैसे वो खुद को बचा रही हो। विक्रम को लगा जैसे उसका सीना दर्द से फट जाएगा। उसे पुरानी प्रिया याद आई, एक हंसमुख लड़की, जीवन से भरपूर। उसकी आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहती थी। उस लड़की ने उसके साथ एक सुंदर भविष्य का, नदी किनारे एक छोटे से घर का सपना देखा था। और आज वही लड़की उसके सामने एक झोपड़ी में, जो एक चूहे के बिल से बेहतर नहीं थी, मुरझाई हुई बैठी थी। क्यों? तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? अगर तुम मुश्किल में थी तो तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? विक्रम ने पूछा।
उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन ज्यादातर खुद पर गुस्सा था। प्रिया ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर उसे सीधे देखा। एक उदास और कड़वी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तुमसे संपर्क करके क्या करती? ये बताने के लिए कि मैं इस हालत में जी रही हूं, ताकि तुम मुझ पर दया करो विक्रम। मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? तुम यहां क्या करने आए हो? तुम अब एक अरबपति हो, एक सफल आदमी। तुम और मैं बहुत पहले ही दो अलग अलग दुनिया के लोग बन चुके हैं। प्रिया ने हर शब्द ऐसे कहा जैसे वो खुद अपने दिल को चीर रही हो। प्रिया के शब्दों की दूरी ने विक्रम को और भी दुखी कर दिया। वो जानता था कि उसने जो घाव उसे सालों पहले दिया था वो बहुत गहरा था। वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। उसने वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो वादा तोड़ चुका था। मुझे माफ कर दो। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे माफ मत करो। प्रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। जो बीत गया सो बीत गया। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। हर किसी के अपने चुनाव होते हैं। तुमने करियर चुना, ये सही था। वो जितनी समझदारी की बातें कर रही थी, विक्रम उतना ही दोषी महसूस कर रहा था। वो जानता था कि वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई औरत इस हालत में कैसे मजबूत रह सकती है? लेकिन मेरी जिंदगी जैसी भी है वो मेरी है। मुझे इसकी आदत हो गई है, प्रिया ने कहा। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाने के लिए मुड़ी, जैसे कि वे ही उसकी एकमात्र ताकत हों। पूछने के लिए शुक्रिया। बारिश भी अब रुकने वाली है, तुम जाओ। ये एक विनम्र लेकिन बहुत कड़वा तरीका था उसे जाने के लिए कहने का। प्रिया नहीं जाओगे? नहीं चाहती थी कि वो उसकी और उसके बच्चों की और गरीबी देखें। विक्रम वहीं खड़ा बेबस महसूस कर रहा था। वो मदद करना चाहता था, वो भरपाई करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नजर अनजाने में उन दो बच्चों के चेहरे पर रुक गई। वे उसे जिज्ञासा से देख रहे थे। अब पहले की तरह डर नहीं रहे थे। बड़े भाई राजू की आंखें बहुत चमकदार थीं। छोटे भाई संजू का मुंह बहुत मिलता जुलता था। एक विचार अचानक विक्रम के दिमाग में कौंधा। एक ऐसा विचार जिसने उसके पूरे शरीर को सुन कर दिया। उसने और ध्यान से देखा, उन दोनों बच्चों के चेहरे की हर रेखा को देखा। भौहें, नाक की बनावट और खासकर आंखें। वे कुछ कुछ उसके बचपन जैसे दिखते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतना जोर से कि वो अपने सीने में उसकी आवाज सुन सकता था। वो प्रिया की ओर मुड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया, ये बच्चे कितने साल के हैं? विक्रम का सवाल झोपड़ी के शांत माहौल में लटक गया। बाहर बारिश की आवाज कम हो गई थी, बस छत पर टप टप की आवाज आ रही थी। प्रिया चौंक गई। उसने अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को बचा रही हो। उसने विक्रम की नजरों से बचते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? प्रिया का टालमटोल करना विक्रम के मन में शक को और बढ़ा रहा था। वो और पास आया, उसकी आवाज और भी जरूरी हो गई, लगभग गिड़गिड़ाने जैसी। प्रिया, मुझे बताओ, ये बच्चे कितने साल के हैं? प्रिया चुप रही। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे पर चल रहे संघर्ष को छिपा लिया। चुप्पी ही सबसे डरावना जवाब थी। विक्रम को लगा जैसे उसके पैर जवाब दे जाएंगे। उसने दोनों बच्चों को देखा और फिर प्रिया को। एक भयानक सच जिसके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, धीरे धीरे सामने आ रहा था। प्रिया, उसने एक बार फिर उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज बैठ गई थी। अंत में एक लंबी दर्दनाक चुप्पी के बाद प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी थीं। वो जानती थी कि वो अब और नहीं छिपा सकती। 6 साल। ये 2 शब्द हल्के से निकले, लेकिन विक्रम के सिर पर एक भारी हथौड़े की तरह लगे। 6 साल। उसे यहां से गए हुए लगभग 7 साल हो गए थे। समय का मेल डरावनी हद तक सही था। विक्रम चकरा गया, उसका सिर घूम रहा था। उसे खड़े रहने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ा। 6 साल। जुड़वां? उसने फिर पूछा। उम्मीद कर रहा था कि उसने गलत सुना हो। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। आंसू उसके पीले गालों पर बहने लगे। हाँ, जुड़वां। वो सिसक पड़ी। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं बताने वाली थी, लेकिन तब तक तुम जा चुके थे। मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन कभी लगा नहीं। मुझे डर था कि
तुम विश्वास नहीं करोगे। मुझे डर था कि तुम्हारा परिवार सोचेगा कि मैंने तुम्हें फंसाया है। प्रिया के हर शब्द हजारों चाकुओं की तरह विक्रम के दिल में चुभ रहे थे। उसे याद आया, हाँ, उसके जाने के बाद उसकी मां ने उसका फोन नंबर बदल दिया था। अतीत से सारे संपर्क काट दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये उसके भविष्य के लिए अच्छा है। भविष्य के लिए अच्छा? ये था उसका भविष्य? जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसे और अपने 2 सगे बच्चों को इस गरीबी में छोड़कर जाना? हे भगवान! विक्रम ने एक दर्द भरी आवाज निकाली। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो धीरे धीरे घुटनों के बल उन 2 बच्चों के बराबर आ गया। उसने उन्हें देखा, बहुत ध्यान से देखा। अब उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। राजू और संजू, वे उसी की छोटी प्रतिकृति थे। आंखें, नाक, मुंह, कोई गलती नहीं हो सकती थी। वे उसके बच्चे थे, उसके बच्चे थे। वो 6 साल पहले ही पिता बन गया था और उसे पता भी नहीं था। जब वो रेशम और मखमल में जी रहा था, शहर में शानदार जिंदगी का आनंद ले रहा था, तब उसका अपना खून एक टपकती झोपड़ी में सिकुड़ रहा था, गंदा पानी पी रहा था, एक ऐसी छत का सपना देख रहा था जिसमें पानी न टपके। एक गहरे अपराध बोध ने उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। उसने ये क्या कर दिया था? वो सिर्फ एक बेवफा नहीं था, वो एक बुरा पिता था। एक गैर जिम्मेदार पिता। राजू और संजू ने देखा कि अजनबी आदमी उन्हें घूर रहा है और रो रहा है। वे थोड़े डर गए। संजू डरकर अपने भाई के पीछे छिप गया। राजू थोड़ा ज्यादा हिम्मती था। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर विक्रम के हाथ को छुआ। अंकल, आप रोइए मत, आपको क्या हुआ? बच्चे के मासूम स्पर्श ने विक्रम की रीढ़ में बिजली दौड़ा दी। उसने ऊपर देखा। आंसुओं ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। वो उसे गले लगाना चाहता था। वो दोनों को अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके हाथ, वे हाथ जिन्होंने करोड़ों के सौदों पर हस्ताक्षर किए थे, आज बहुत गंदे महसूस हो रहे थे। इन छोटे फरिश्तों को छूने के लायक नहीं थे। वो उनका पिता था, लेकिन उसे उन्हें अपनाने का क्या हक था? प्रिया ने विक्रम की दर्दनाक हालत देखी। उसका दिल भी टूट गया। वो उसके लिए नहीं रो रही थी, वो अपने दोनों बच्चों की किस्मत और अपने सामने खड़े उस आदमी के लिए भी रो रही थी। विक्रम, उठो, उसने धीरे से कहा। लेकिन विक्रम ने नहीं सुना। उसके कान सुन हो गए थे। उसकी आंखों के सामने बस अपने दुबले पतले सांवले बच्चों की तस्वीर थी। उसे उनसे माफी मांगनी थी। उसने उनका पूरा बचपन, एक घर, एक पिता, सब कुछ छीन लिया था। वो एक कमीना था। वो धीरे धीरे उठा। एक बेजान आदमी की तरह लड़खड़ा रहा था। उसने प्रिया को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, और फिर बिना कुछ कहे तेजी से झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसे अकेला रहना था। उसे इस भयानक सच को स्वीकार करने के लिए समय चाहिए था। वो बाहर भागा। कीचड़ उछल रहा था। वो ऐसे भाग रहा था जैसे अपने ही गुनाहों से भाग रहा हो। वो तब तक भागा जब तक कि एक पेड़ की जड़ से टकराकर गीली जमीन पर घुटनों के बल गिर नहीं गया। उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। उसके चौड़े कंधे हिचकियों से कांप रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो घमंडी और सफल अरबपति रोया। एक बच्चे की तरह रोया। अपनी मूर्खता, अपनी लापरवाही और अपने अक्षम्य पापों के लिए रोया। अगले कुछ दिनों तक विक्रम नहीं दिखा। उसने खुद को पास के कस्बे के एक होटल में बंद कर लिया। उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो पिता था। ये सच जहां एक अजीब सी खुशी दे रहा था, वहीं एक असहनीय अपराध बोध का बोझ भी था। अब उसे क्या करना चाहिए? जाकर अपने बच्चों को अपना ले। प्रिया क्या सोचेगी? बच्चे क्या प्रतिक्रिया देंगे? उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि उसका कोई हक नहीं है। इस बीच उस झोपड़ी में प्रिया और उसके बच्चों की जिंदगी चलती रही, लेकिन कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ। अगली सुबह कोई एक बड़ी बोरी चावल, एक कार्टन मैगी और बहुत सारा दूध, बिस्कुट और टॉफियां लेकर आया। उस आदमी ने बस इतना कहा कि ये एक गुमनाम दानी ने भेजा है। प्रिया हैरान हुई, लेकिन फिर भी ले लिया, क्योंकि घर में खाने का सामान खत्म हो गया था। उस रात जब राजू और संजू टिमटिमाती दिए की रोशनी में पड़ रहे थे, संजू ने अचानक पूछा, भैया, हमारे पापा कहाँ हैं? संजू के सवाल ने सिलाई करती प्रिया को चौंका दिया। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ये सवाल पूछा था। हर बार सुनकर उसका दिल दुखता था।
राजू ने बड़े होने का नाटक करते हुए धीरे से अपनी पेंसिल उसके सिर पर मारी। पागल, माँ ने बताया तो था, पापा बहुत दूर काम करने गए हैं, एक बहुत बड़े शहर में। शहर टीवी जैसा होता है भैया। हाँ, वैसा ही होगा। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और कारें भी होती हैं। माँ कहती है पापा के पास भी कार है। राजू ने बड़े गर्व से कहा। हालांकि उसने भी कभी अपने पिता को नहीं देखा था। संजू की आंखें गोल हो गई। तो क्या पापा उस अंकल जैसे हैं जिन्होंने हमें पानी दिया था? उनके पास भी बहुत बड़ी कार थी। राजू ने सिर हिलाया। शायद वैसे ही होंगे। माँ कहती हैं तुम्हारे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। पापा बहुत सारे पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बाद में वापस आकर हमारे लिए एक बड़ा घर बनाएंगे जिसमें बारिश का पानी नहीं टपकेगा। सच में? भैया, हाँ सच में, माँ ने कहा है। प्रिया अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। उसका दिल सिकुड़ रहा था। उसने उनसे झूठ बोला था। उसने उनके दिमाग में एक आदर्श पिता की छवि बनाई थी, एक दयालु, प्रतिभाशाली और प्यार करने वाले पिता की। वो नहीं चाहती थी कि वे कमी महसूस करें। वो नहीं चाहती थी कि दोस्त उन्हें बिना बाप का बच्चा कहकर चिढ़ाएं। माँ, पापा कब वापस आएंगे? राजू ने अपनी माँ से पूछा। प्रिया प्यार से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने कई दुखों को छिपा रखा था। उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। पापा बहुत व्यस्त हैं। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम दोनों से मिलने आएंगे। तुम दोनों को अच्छा बच्चा बनना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, दोनों ने एक साथ जवाब दिया और फिर अपनी किताबों में डूब गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि झोपड़ी की पतली दीवार के ठीक पीछे कोई अंधेरे में चुपचाप खड़ा है। वो विक्रम था। वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बच्चों की याद उसे यहां खींच लाई थी। उसकी घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस दूर से देख सकता था। और फिर उसने माँ बेटों की पूरी बातचीत सुन ली। बच्चों के मासूम शब्द, प्रिया के दिलासे के वाक्य, सब कुछ उसके दिल में सुइयों की तरह चुभ रहा था। माँ कहती हैं तुम्हारे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दूर काम करते हैं, उनके पास कार भी है। हाँ, शायद पापा वापस आ जाएंगे। उसके आंसू फिर से बहने लगे। गालों पर नमकीन धार बन गई। वो अच्छा आदमी था जिस पर बच्चों को गर्व था। वो पिता था जिसका वे दिन रात इंतजार कर रहे थे। नहीं, वो एक बुरा आदमी था। एक ऐसा आदमी जिसने उन्हें और उनकी मां को छोड़ दिया था। एक ऐसा कायर जो सिर्फ अंधेरे में छिपकर अपने ही बच्चों की बातें सुन सकता था। उसने सोचा था कि पैसा और रुतबा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो खोया हुआ समय नहीं खरीद सकता। वो अपने बच्चों का साफ विश्वास और गर्व वापस नहीं खरीद सकता। वो कैसे सामने आकर कह सकता था, पापा यहां है। पापा वापस आ गए हैं। उसे डर था कि वो उस आदर्श पिता की छवि को तोड़ देगा जिसे प्रिया ने इतनी मेहनत से बनाया था। उसे डर था कि वे निराश हो जाएंगे। उसे डर था कि वे उससे नफरत करेंगे। विक्रम वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, जब तक कि घर की दिया बुझ नहीं गया। उसने प्रिया को बच्चों को सुलाते हुए सुना। सो जाओ दोनों, कल जल्दी स्कूल जाना है। माँ, लोरी सुनाओ ना। ठीक है। एक कमजोर, खांसी से दबी हुई लोरी की आवाज शांत रात में गूंजने लगी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। वो लोरी एक गर्म धारा की तरह विक्रम की टूटी हुई आत्मा में बह गई। उसे अपनी माँ याद आई, बचपन के दिन याद आए, और उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चों को भी एक पिता की जरूरत है, एक हाड़ मांस के पिता की, ना कि कल्पना की एक परछाई की। वो हमेशा एक बेनाम पिता, अंधेरे का पिता नहीं रह सकता। उसे कुछ करना होगा। उसे उन मुश्किलों, उन नुकसानों की भरपाई करनी होगी जो माँ बेटे ने झेले थे। वो अचानक सामने नहीं आएगा। वो सबसे छोटी चीजों से शुरू करेगा। वो चुपचाप उनकी रक्षा करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उस दिन तक जब तक उसे महसूस ना हो कि उसमें इतनी हिम्मत, इतना हक है कि वो अपने बच्चों के सामने खड़ा होकर कह सके, मैं तुम्हारा पापा हूं। उस रात विक्रम होटल वापस नहीं गया। वो अपनी कार में गांव के मुहाने पर एक छिपे हुए कोने में बैठा रहा। चुपचाप अपने उन सबसे प्यारे लोगों की नींद की रखवाली करता रहा जिन्हें उसने अभी अभी वापस पाया था। विक्रम ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वो अपने बच्चों और उस औरत को जिसे वो प्यार करता था एक पल भी और इस गरीबी में नहीं रहने दे सकता था। लेकिन वो जानता था
कि अगर वो अचानक सामने आकर उन्हें पैसे या एक बड़ा घर देगा तो प्रिया का आत्मसम्मान उसे यह स्वीकार करने की इजाजत नहीं देगा। उसे कोई और तरीका खोजना होगा, एक ज्यादा स्वाभाविक तरीका। अगली सुबह उसने अपना शानदार सूट उतारकर सादे कपड़े पहने, जो किसी सामाजिक कार्यकर्ता या एक सामान्य दानी जैसे लग रहे थे। वो प्रिया की झोपड़ी पर गया, इस बार ज्यादा शांत और सच्चे चेहरे के साथ। वो अपने साथ एक बड़ा थैला लाया था जिसमें बेहतरीन टॉनिक, खांसी की दवाएं और बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े थे। उसे देखकर प्रिया अभी भी थोड़ी सतर्क थी, लेकिन पिछली बार की तरह कठोर नहीं थी। तुम फिर यहां क्या करने आए हो? मैंने सुना कि तुम बीमार हो। मेरे पास कुछ दवाएं हैं, उम्मीद है कि इससे तुम्हारी मदद होगी। विक्रम ने दवाओं का थैला आगे बढ़ाया, उसकी आवाज में नरमी थी। और बच्चों के लिए कुछ कपड़े, इसे एक पुराने दोस्त की तरफ से समझो। प्रिया ने दवाओं के थैले को देखा और फिर उसका मन दुविधा में था। उसे दवाओं की जरूरत थी, लेकिन वो उसकी दया नहीं लेना चाहती थी। ठीक उसी समय राजू और संजू स्कूल से वापस आए। विक्रम को देखकर वे अब डरे हुए नहीं थे। संजू डरकर अपने भाई के पीछे छिप गया, जबकि राजू हिम्मत करके आगे आया। आहा, बड़ी कार वाले अंकल। राजू चहका। विक्रम मुस्कुराया, एक गर्मजोशी भरी और थोड़ी उदास मुस्कान। वो राजू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नमस्ते बेटा, आज स्कूल में मजा आया? जी मजा आया, लेकिन उस दिन मेरी कॉपी भीग गई थी, सारे अक्षर फैल गए अंकल। राजू का चेहरा उतर गया। अच्छा, तो अंकल तुम्हारे लिए नई कॉपियां खरीद देंगे। सच में अंकल? राजू की आंखें चमक उठीं। हाँ सच में। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने संजू की ओर देखा, जो अभी भी झिझकते हुए उसे देख रहा था। और तुम्हें नई कॉपियां पसंद हैं? संजू ने जोर जोर से सिर हिलाया। प्रिया ये सब देख रही थी। उसका दिल भारी हो गया। उसने विक्रम की आंखों में अपने बच्चों के लिए कोमलता देखी। उसने बच्चों का उसके प्रति स्वाभाविक लगाव भी देखा। शायद ये पिता पुत्र का पवित्र रिश्ता था, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। तुम दोनों घर के अंदर जाओ बेटा, मुझे अंकल से बात करनी है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज अब नरम हो गई थी। दोनों बच्चे आज्ञाकारी रूप से अंदर चले गए। प्रिया ने विक्रम को देखकर एक लंबी सांस ली। शुक्रिया, लेकिन मैं ये सब नहीं ले सकती। प्रिया, प्लीज मेरी मदद को मना मत करो, विक्रम ने विनती की। मेरा कोई और इरादा नहीं है, मैं बस तुम्हारी और बच्चों की मदद करना चाहता हूं। समझो कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं। कैसी गलतियां? वो सब बहुत पहले बीत चुका है। तुम्हारे लिए शायद बीत चुका हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। मैंने राजू की कॉपी पढ़ी है। प्रिया स्तब्ध रह गई। मैं उस बच्चे का सपना जानता हूं, विक्रम ने आगे कहा। उसका गला रुंध गया। वो बस एक ऐसी छत चाहता है जिसमें पानी ना टपके। प्रिया, मैं ये जानकर चैन से नहीं रह सकता कि मेरे बच्चे। दिल्ली हिंदी एक्सेंट है यार। वो अचानक चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो ज्यादा बोल गया है। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, तो वो सब कुछ जान गया था। माहौल में चुप्पी छा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सच सामने आ चुका था, भले ही किसी ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। तभी राजू और संजू फिर से बाहर आए। उनके हाथ में चाय के 2 गिलास थे। माँ, अंकल को पानी पीने को दो, राजू ने विनम्रता से कहा। विक्रम ने गिलास ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। वे कितने आज्ञाकारी और समझदार थे। अंकल, राजू ने अचानक कहा, क्या आपके घर में भी पानी टपकता है? उसके मासूम सवाल ने एक बार फिर विक्रम के दिल को चोट पहुंचाई। नहीं बेटा, अंकल के घर में पानी नहीं टपकता। कितना अच्छा है। अंकल, राजू ने आह भरी। हमें तो बस एक छोटा सा घर चाहिए जिसमें पानी ना टपके बस। शर्मा जी के घर जैसा हो तो हम बहुत खुश होंगे। संजू ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, ताकि माँ को खांसी ना आए। विक्रम और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गिलास नीचे रखा और उन दोनों बच्चों के छोटे छोटे हाथ पकड़ लिए। उसने उनकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज गंभीर और दृढ़ थी। अंकल, तुम दोनों से वादा करते हैं। दोनों बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। अंकल वादा करते हैं, विक्रम ने दोहराया,
उनके हाथ हल्के से दबाए। अंकल वादा करते हैं कि वो निश्चित रूप से तुम दोनों को एक नया घर दिलाने में मदद करेंगे, एक ऐसा घर जिसकी छत बहुत मजबूत होगी ताकि कितनी भी तेज बारिश हो पानी नहीं टपकेगा। ठीक है। ये वादा करते हुए उसका दिल दुख रहा था। वे उसके बच्चे थे, उसे बहुत पहले ही उन्हें एक घर देना चाहिए था, और अब उसे एक अजनबी की तरह उनसे वादा करना पड़ रहा था। राजू और संजू ये सुनकर खुशी से चिल्ला उठे, सच में अंकल, आप वादा करते हैं ना, आप हमें धोखा तो नहीं देंगे? मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, विक्रम ने कहा। अपने बच्चों की साफ आंखों में गहराई से देखते हुए प्रिया वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसने अब मना नहीं किया। शायद यही उसके बच्चों के लिए सबसे अच्छा था। वे एक बेहतर जिंदगी के हकदार थे। वे एक असली घर के हकदार थे, और शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे ये पिता अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की यात्रा शुरू कर सकता था। विक्रम का वादा खोथा नहीं था। अगले ही दिन उसने लोगों को उस जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा जहां प्रिया की झोपड़ी थी, एक नया घर बनाने की तैयारी के लिए। वो एक शानदार हवेली नहीं बनाना चाहता था। इससे प्रिया को असहज महसूस होता और अनावश्यक ध्यान आकर्षित होता। वो बस एक साधारण मजबूत घर बनाना चाहता था जिसमें टिन की छत हो, साफ सुथरा पक्का फर्श हो, जो माँ बेटों के आराम और सुरक्षा से रहने के लिए काफी हो। लेकिन गरीब बस्ती में विक्रम की लगातार मौजूदगी ने जल्द ही हंगामा खड़ा कर दिया। एक प्रसिद्ध अरबपति के अचानक शहर का काम छोड़कर गांव में एक गरीब औरत और उसके 2 बच्चों के साथ समय बिताने की खबर रिया तक पहुंच गई। रिया एक बड़े व्यापारिक भागीदार की बेटी थी और विक्रम की वर्तमान प्रेमिका थी। वह सुंदर, तेज तर्रार थी और हमेशा मानती थी कि वो भविष्य में उस समूह की मालकिन बनेगी। जब उसने ये खबर सुनी तो वो चुप नहीं बैठ सकी। वो तुरंत शहर से उस दूर दराज के गांव के लिए निकल पड़ी। रिया की चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार बस्ती के मुहाने पर आकर रुकी, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। वो अपनी महंगी ड्रेस, धूप के चश्मे और ऊंची एड़ी के जूतों में कार से उतरी, जो आसपास के कीचड़ भरे माहौल से बिल्कुल अलग थी। उसने विक्रम को तब पाया जब वो निर्माण दल से बात कर रहा था। उसके हाथ में घर का नक्शा था। उसकी सादी, मैली हालत देखकर रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम, उसने गुस्से से कहा। विक्रम चौंक कर पीछे मुड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया यहां तक आ जाएगी। रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज चाकू की तरह तेज थी। तुम इस बदबूदार जगह में क्या कर रही हो? तुमने सारा काम, सारी जरूरी बैठकें छोड़ दी बस इस फटे हाल घर को बनाने के लिए। रिया, धीरे बोलो, विक्रम ने त्योरियां चढ़ाई। वो हंगामा नहीं चाहता था। धीरे बोलूं? मैं धीरे क्यों बोलूं? रिया लगभग चिल्लाई। पूरी कंपनी तुम्हारे बिना परेशान है। सब कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो। क्या तुम उस मां बेटे के लिए सब कुछ छोड़ने वाले हो? उन 2 बच्चों के लिए जिनका बाप कौन है ये भी नहीं पता। रिया की बात विक्रम के मुंह पर एक तमाचे की तरह पड़ी। चुप हो जाओ, उसने कठोरता से कहा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें उनके बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है? रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी, एक कड़वी और ईर्ष्यापूर्ण हंसी। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, तुम्हारी होने वाली पत्नी। मुझे हक नहीं है तो किसे है? या उस गवार औरत हो? उसने तुम पर कौन सा जादू टोना कर दिया है? बस करो रिया। विक्रम ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं इस समय तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम शहर वापस जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलते। रिया ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से विक्रम, मैं तुमसे विनती करती हूं, एक पल की नादानी के लिए अपना पूरा करियर, हमारे दोनों परिवारों का भविष्य बर्बाद मत करो। विक्रम ने रिया का हाथ जोर से छुड़ा लिया। उसने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज गहरी और साफ थी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और मैं कुछ भी बर्बाद नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये घर क्या है? वो औरत तुम्हारी क्या लगती है? मैं भागा नहीं हूं। मैंने बस वो चीज वापस पाई है जिसे मैं पिछले 7 सालों से खो चुका था। विक्रम के इस वाक्य ने रिया को स्तब्ध कर दिया। वापस पाया? क्या वापस पाया? विक्रम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर अनजाने में उस झोपड़ी की ओर चली गई जहां प्रिया और दोनों बच्चे दरवाजे पर छिपकर देख रहे थे। उस नजर में पछतावा, प्यार और अफसोस भरा था। रिया ने उसकी नजर का पीछा किया। वो मूर्ख नहीं थी। वो सब कुछ समझ गई। उसका सुंदर चेहरा बदल गया।
गुस्से से, दर्द और अविश्वास में। वे तुम्हारे बच्चे हैं, रिया ने हकलाते हुए कहा। विक्रम चुप रहा, उसकी चुप्पी ही पुष्टि थी। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। रिया एक कदम पीछे हटी, अपना सिर हिलाते हुए। तुमने मुझे धोखा दिया। इतने समय से तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया था। रिया, हमारा रिश्ता शुरू से ही काम के लिए था। विक्रम ने थोड़ा क्रूरता से कहा, लेकिन यही सच था। काम के लिए? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा था? रिया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? तुम मुझे शांत होने के लिए कैसे कह सकते हो? ईर्ष्या और चोट से नियंत्रण खोकर रिया ने अपना हाथ उठाया। चट! एक जोरदार तमाचा विक्रम के गाल पर पड़ा। सूखी आवाज शांत माहौल में गूंज उठी। निर्माण दल और आसपास के कुछ जिज्ञासु लोग स्तब्ध हो गए। विक्रम बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। वो जानता था कि यह तमाचा उसे मिलना ही था। रिया ने उसे देखा, आंसू बह रहे थे। वो गुस्से में थी, दुखी थी और बेबस महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि वो हार गई है, एक गवार औरत से हार गई। उन 2 बच्चों से हार गई जिनसे वो कभी मिली भी नहीं थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा विक्रम, ये कहकर रिया अपनी कार की ओर भागी। उसकी ऊंची एड़ी कीचड़ में धंस रही थी। उसने अपना चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर रखकर फूट फूट कर रोया और फिर तेजी से गाड़ी चला दी। पीछे धूल का एक गुबार और एक उलझन छोड़ गई। विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसका एक गाल जल रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अंत में वो अपने अतीत का सामना कर सका और अपना रास्ता चुन सका। वो अब परिवार या व्यापारिक संबंधों के हाथ की कठपुतली नहीं था। अब वो बस एक ही चीज करना चाहता था, अपने बच्चों का पिता बनना। रिया का आना और उसका हंगामा एक सूखी घास के ढेर में आग लगाने जैसा था। शांत रहने वाली गरीब बस्ती अचानक कानाफूसी और चर्चाओं से गूंज उठी। अरबपति और उस विधवा औरत और उसके बच्चों की कहानी जल्द ही हर गपशप का गर्म विषय बन गई। क्या कल जो लाल कार वाली आई थी, सुनाए वो शहर में उस अरबपति की होने वाली पत्नी है? एक सब्जी बेचने वाली चाची ने कुछ ग्राहकों से कहा। सच में? और वो यहाँ प्रिया और उसके बच्चों के लिए घर बनवा रहा है? ये तो अजीब बात है। अजीब क्या है? जरूर प्रिया ने उसे फंसाया होगा। अमीर और सुंदर आदमी देखकर चाल चली होगी। आजकल की औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। बेचारी शहर वाली लड़की, इतनी सुंदर और अमीर, और एक गवार लड़की ने उसका पति छीन लिया। यही तो दुनिया है। अफवाहें, शक भरी निगाहें और बुरी बातें प्रिया की ओर होने लगीं। जब भी वो घर से बाहर निकलती, जो पड़ोसी पहले नमस्ते करते थे, अब उसे एक अलग नजर से देखते और पीठ पीछे कानाफूसी करते। देखो, वो जा रही है। चेहरे से तो सीधी साधी लगती है, पर दिल की बहुत काली है। जरूर अपने 2 बच्चों का इस्तेमाल करके उस अमीर आदमी को फंसाया है। अरबपति भी गरीब लड़की के चक्कर में पड़ गया। सही चुनाव करना नहीं आता। ये बातें उन अदृश्य चाकुओं की तरह थीं, जो प्रिया के पहले से ही घायल दिल में चुभ रही थीं। वो गरीबी, बीमारी सह सकती थी, लेकिन वो लोगों का अपमान और तिरस्कार नहीं सह सकती थी। उसे डर था कि इन अफवाहों का असर उसके बच्चों पर पड़ेगा। उसे डर था कि बाहर जाने पर दोस्त उन्हें चिढ़ाएंगे। प्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया। वो कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बस अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहती। उसका दिल भारी और उदास था। विक्रम ने बस्ती के लोगों के रवैये में बदलाव और प्रिया के दुख को महसूस किया। वो गुस्से से भर गया। वो अपनी प्रिय औरत और बच्चों को ये अन्याय सहने नहीं दे सकता था। उसने उनकी इज्जत की रक्षा के लिए कुछ करने का फैसला किया। वो प्रिया से मिलने गया। उस समय निर्माण दल नए घर की नींव के लिए खंभे गाड़ रहा था। प्रिया, तुम और बच्चे यहां से चले जाओ, विक्रम ने सीधे कहा। प्रिया ने हैरानी से ऊपर देखा। कहाँ जाएं? मैंने कस्बे में एक अच्छा घर किराए पर लिया है। तुम और बच्चे वहां अस्थायी रूप से रहो जब तक कि हमारा घर बन नहीं जाता। यहाँ शोर शराबा, धूल मिट्टी है, जो तुम्हारी सेहत और बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। विक्रम ने जानबूझकर ये कारण बताया, लेकिन प्रिया उसका मतलब समझ गई। वो उसे और उसके बच्चों को यहां से दूर ले जाना चाहता था, ताकि वे गपशप से बच सके। लेकिन उसने सिर हिला दिया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? विक्रम हैरान था।
क्या तुम नहीं सुन रही हो कि वे तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सहो। मैं सब सुन रही हूं, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज उदास लेकिन दृढ़ थी। लेकिन अगर मैं अभी तुम्हारे साथ चली गई तो ये मानने जैसा होगा कि वे जो कह रहे हैं वो सच है, कि मैं पैसे की भूखी हूं। बच्चों का इस्तेमाल करके तुम्हें रोकना चाहती हूं। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे परवाह है। प्रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैं यहां इतने सालों से रह रही हूं, चाहे गरीब चाहे दुखी, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं इन अफवाहों की वजह से एक अपराधी की तरह भाग नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है। प्रिया की दृढ़ता और आत्मसम्मान ने विक्रम को प्रभावित भी किया और दुखी भी। वो जानता था कि वो सही कह रही है। अगर वे इस समय चले गए तो सब कुछ और भी बुरा हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या करूं? विक्रम ने बेबस महसूस करते हुए पूछा। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख था। कुछ करने की जरूरत नहीं है विक्रम। दुनिया की बातों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। बस इतना काफी है कि तुम जानते हो कि मैं वैसी नहीं हूं। ये कहकर वो झोपड़ी में चली गई। विक्रम को अकेले उसकी उलझी हुई सोच के साथ छोड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए सिर्फ एक भौतिक घर बनाना काफी नहीं है। उसे उसके लिए सम्मान का एक किला भी बनाना होगा, एक ऐसी पहचान जो उसे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। उसने उन पड़ोसियों की ओर देखा जो जिज्ञासा से झांक रहे थे। उसकी आंखें तेज और दृढ़ हो गईं। वो किसी को भी प्रिया और उसके बच्चों पर उंगली उठाने या उन्हें चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देगा। वो पूरी दुनिया को साबित कर देगा कि प्रिया पैसे की भूखी नहीं है और वो यहाँ किसी क्षणिक दया के कारण नहीं लौटा है। वो अपने परिवार को वापस पाने के लिए लौटा है। उस दिन विक्रम ने सिर्फ घर के निर्माण की निगरानी नहीं की, वो बस्ती के हर घर में गया। उन घरों में जहां छोटे बच्चे थे उसने उपहार दिए, किताबें दी, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उसने बड़े बुजुर्गों से बात की, उनकी मुश्किलें सुनी। उसने विनम्रता और शिष्टाचार से व्यवहार किया। एक बड़े मालिक जैसा कोई रवैया नहीं था। उसके इस काम ने कई लोगों को हैरान कर दिया। वे उसे एक अलग नज़र से देखने लगे और जब उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो बस प्यार से मुस्कुराया। मैं बस वही कर रहा हूं जो इस धरती के एक बेटे को करना चाहिए। उसने प्रिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अपने कामों को खुद बोलने दिया। उसे विश्वास था कि सच्चाई हर बुरी अफवाह पर जीत हासिल करेगी। उस रात अचानक फिर से एक तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी में बैठकर छत पर टप टप गिरती बारिश की आवाज सुनकर प्रिया फिर से सो नहीं पाई। बारिश की आवाज ने उसे बहुत सारी यादें दिला दी। उसे लगभग 8 साल पहले की एक बरसात की याद आई। उन दिनों वो और विक्रम अभी भी एक युवा प्रेमी प्रेमिका थे। एक दूसरे से एक साफ और प्रगाढ़ प्यार करते थे। विक्रम उस समय बस एक नया ग्रेजुएट था जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। उसके पास शानदार कार नहीं थी, महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं थे। उसके पास बस एक पुरानी साइकिल, एक चमकदार मुस्कान और सपनों से भरा एक दिल था। वे अक्सर गांव के अंत में नदी किनारे मिलते थे। वहां एक ठंडी छायादार पेड़ों की कतार और मछुआरों की एक छोटी सी छोड़ी हुई झोपड़ी थी। एक शाम जब वे दोनों नदी किनारे एक दूसरे के सहारे बैठे थे, अचानक एक तेज बारिश आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि वे वापस नहीं जा पाए। उस झोपड़ी में चलो विक्रम, प्रिया चिल्लाई विक्रम का हाथ खींचते हुए। वे दोनों जल्दी से नदी किनारे की झोपड़ी में भागे। वो झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। दीवारें पतली थीं, लेकिन कम से कम छत इतनी थी कि वे पूरी तरह भीगने से बच गए। वे ठंड से कांपते हुए एक दूसरे के पास बैठ गए। विक्रम ने अपनी पतली जैकेट उतारकर प्रिया के कंधों पर डाल दी। तुम्हें ठंड लग रही है? उसने चिंता से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके गर्म सीने में छिप गई। तुम यहां हो, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। वे चुपचाप बैठकर बारिश की आवाज सुनते रहे। बाहर बारिश बहुत तेज थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। काश बारिश हमेशा ऐसे ही होती रहे, है ना? प्रिया ने अचानक कहा। क्यों, तुम्हें बारिश पसंद है? मुझे बारिश पसंद नहीं है। मुझे बस तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारी पनाह में रहने का ये एहसास पसंद है। विक्रम मुस्कुराया और उसे और कसकर गले लगा लिया। उसने उस अस्थाई झोपड़ी को देखा और फिर बाहर सफेद बारिश के पर्दे को। प्रिया सुनो, बाद में।
बाद में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर, बहुत मजबूत घर बनाऊंगा, ऐसी झोपड़ी नहीं। विक्रम की आवाज सपनों से भरी थी। एक ऐसा घर जिसमें ईंट की दीवारें होंगी, लाल खपरेल की छत होगी, ताकि चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, कितना भी बड़ा तूफान आए, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। सच कह रहे हो? हाँ। सच में, मैं वादा करता हूं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। मैं मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर मैं यहां वापस आकर तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे लिए वैसा ही घर बनाऊंगा। हमारे बहुत प्यारे बच्चे होंगे। मैं एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बनूंगा। उस युवा लड़के का उस बरसात की शाम का वादा प्रिया के दिमाग में गहरा बस गया था। उसने विश्वास किया था, उसने उम्मीद की थी और उसने इंतजार किया था, लेकिन फिर वो चला गया। एक घर का, एक परिवार का वादा हवा के साथ उड़ गया। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने गाल पर लुढ़के आंसू को पोंछा। यादें जितनी सुंदर होती हैं, हकीकत उतनी ही कड़वी होती है। अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। प्रिया चौंक गई। इतनी देर रात कौन आया होगा? कौन है? उसने थोड़ी डरी हुई आवाज में पूछा। मैं हूं। विक्रम, बाहर से परिचित आवाज आई। प्रिया हैरान थी, इस समय वो यहां क्या कर रहा है। वो थोड़ी देर झिझकी और फिर दरवाजा खोला। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके पास न छाता था न रेनकोट। तुम यहां क्यों हो? तुम पूरे भीग गए हो। मैंने देखा बारिश बहुत तेज है, मुझे डर था कि ये छत टिक नहीं पाएगी। मुझे तुम्हारी और बच्चों की चिंता थी, विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा। वो अब कार में चैन से नहीं बैठ सकता था। माँ बेटों की सुरक्षा की चिंता ने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। उन्हें सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। प्रिया ने उसकी हालत देखी, उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ी। वो अभी भी उसके बच्चों की चिंता करता था। अंदर आ जाओ, उसने कहा, उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए। विक्रम अंदर आया। झोपड़ी हमेशा की तरह टपक रही थी। कई जगहों से पानी गिर रहा था। उसने चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर उस जगह पर रुकी जहां प्रिया ने पानी इकट्ठा करने के लिए पतीले और बाल्टियां रखी थी। ये नजारा देखकर उसका दिल सिकुड़ गया। मुझे माफ कर दो। प्रिया, उसने धीरे से कहा। किस बात के लिए माफ कर दो? सब कुछ के लिए। विक्रम ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम्हें इस हालत में जीने देने के लिए, उस पुराने वादे को पूरा ना करने के लिए। प्रिया स्तब्ध रह गई। तो उसे अभी भी याद है, उसे उस बरसात की शाम का घर का वादा अभी भी याद है। तुमने कहा था कि तुम बाद में मेरे लिए एक बहुत मजबूत घर बनाओगे, उसने अनजाने में दोहराया। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा पछतावे से भरा था। मैं भूल गया था, मैं एक बुरा आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी वादा भुला दिया। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। नहीं, तुम भूले नहीं थे, उसने रुंधी हुई आवाज में कहा। तुम भूले नहीं थे। बस तुम्हें अब याद रखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए याद रखा था। विक्रम ने हैरानी से ऊपर देखा। प्रिया ने मेज के कोने की ओर इशारा किया, जहां राजू की निबंध की कॉपी अभी भी रखी थी। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए याद रखा। उसका सपना वही वादा है जिसे तुम पीछे छोड़ आए थे। विक्रम ने प्रिया के हाथ की ओर देखा और फिर उसे। उसके शब्द एक आखिरी हथौड़े की तरह थे, जिसने उसके घमंड और आत्मरक्षा की आखिरी दीवार को भी तोड़ दिया। वो भूल गया था, लेकिन उसका बेटा याद रखता था। एक बच्चा जो अपने पिता को कभी नहीं जानता था। वो अपने पिता के अधूरे वादे से बना सपना अपने अंदर रखता था। इससे ज्यादा विडंबनापूर्ण और दर्दनाक सच और क्या हो सकता था। विक्रम उस रात वहीं रुका, झोंपड़ी में नहीं बल्कि बाहर बरामदे में, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जो प्रिया ने उसे दी थी। उसने कहा कि वो नजर रखने के लिए रुकना चाहता है, अगर कुछ हो जाए तो वो संभाल सकता है। प्रिया ने उसे नहीं रोका। वो जानती थी कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो एक छोटी सी चीज हो। घर के अंदर प्रिया और दोनों बच्चे बांस की चारपाई पर लेटे थे। बारिश कम हो गई थी, बस टप टप की आवाज आ रही थी, लेकिन प्रिया अभी भी सो नहीं पा रही थी। विक्रम का बाहर होना उसके दिल को बेचैन कर रहा था। पास में छोटा राजू भी करवटें बदल रहा था। वो धीरे से हिला और फुसफुसाया, माँ। सो गई क्या? नहीं सोई? तुम क्यों नहीं सो रहे? मुझे नींद नहीं आ रही।
राजू ने कहा और उठकर बैठ गया। वो धीरे से चारपाई से उतरा, कोशिश कर रहा था कि संजू की नींद न टूटे। वो खिड़की के पास गया और एक छोटी सी दरार से बाहर झांका। उसने देखा कि विक्रम अंकल कुर्सी पर सिकुड़े बैठे हैं और कभी-कभी अपने हाथ से कुछ पोंछ रहे हैं। प्रिया भी अपने बेटे के पीछे देख रही थी। वो जानती थी कि वो रो रहा है। अचानक राजू ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े और अपनी छाती के सामने रखे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान! उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शांत रात में प्रिया और बाहर बरामदे में बैठे विक्रम दोनों साफ साफ सुन सकते थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी माँ की खांसी ठीक हो जाए। वो बहुत खांसती है, मुझे बहुत डर लगता है। प्रिया का दिल जैसे रुक गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर एक सिसकी को दबाया। राजू अपनी मासूम प्रार्थना जारी रखे हुए था। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर की एक नई छत हो, एक ऐसी छत जिसमें पानी न टपके, ताकि वो माँ और संजू को बारिश से बचा सके। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक छत चाहिए। बच्चे के हर एक शब्द हजारों सुइयों की तरह विक्रम की त्वचा में चुभ रहे थे। वो बाहर बरामदे में दीवार के ठीक पास बैठा था। उसने अपने बेटे की हर प्रार्थना को साफ साफ सुना। एक 6 साल का बच्चा, वो खिलौने नहीं मांग रहा था, सुंदर कपड़े नहीं मांग रहा था। वो बस अपनी माँ की सेहत और बारिश से बचाने वाली एक छत मांग रहा था। सबसे बुनियादी चीजें, वे चीजें जो उसे स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए थीं। मैं अच्छे विक्रम अंकल के लिए भी प्रार्थना करता हूं। राजू की प्रार्थना जारी रही। उन्होंने हमें पानी दिया, नए कपड़े दिए और हमारे लिए घर बनाने का वादा भी किया। मैं चाहता हूं कि भगवान उनकी मदद करें ताकि वे दुखी ना हो, बारिश में अकेले ना रोएं। विक्रम ये सुनकर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मजबूत दिखने की कोशिश की थी। उसने सब कुछ सुलझाने के लिए शांत रहने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बेटे की प्रार्थना ने सब कुछ तोड़ दिया। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उस गीली और ठंडी जमीन पर उसने अपना सिर दीवार में टिका दिया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उस आदमी के चौड़े कंधे, जो कभी व्यापार की दुनिया में राज करता था, अब हिचकियों से कांप रहे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अब वे खामोश पछतावे के आंसू नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए पिता की सिसकियां थीं। वो रोना जो इतने सालों से दबा हुआ था, वो रोना जो अपनी लापरवाही के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के दुखों के लिए था। उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया था। एक अरबपति, लोग उसे अरबपति कहते थे, लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन वो अपने बच्चे को एक छत नहीं दे सका, अपनी पत्नी को एक सहारा नहीं दे सका। वो अपने बच्चे की प्रार्थना सुनकर अपने आंसू भी नहीं रोक सका। वो एक बुरी तरह से हारा हुआ इंसान था। घर के अंदर प्रिया ने उसका रोना सुना। उसका दिल भी दर्द से कट गया। वो जल्दी से राजू के पास गई और उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम क्यों? मैं माँ से प्यार करता हूँ और मैं विक्रम अंकल से भी प्यार करता हूँ, राजू ने कहा। उसकी साफ आंखें अपनी माँ को देख रही थीं। वो बहुत अच्छे हैं माँ, लेकिन मैंने देखा कि वो दुखी हैं। शायद उनके पास भी रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए उन्हें हमारी तरह बारिश में बाहर बैठना पड़ रहा है ना माँ? राजू के मासूम सवाल ने प्रिया को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि अपने बेटे को कैसे समझाए। वो बस उसे कसकर गले लगा सकी। उसके आंसू उसके बालों को भिगो रहे थे। बाहर बरामदे में विक्रम अभी भी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। उसका रोना टप टप करती बारिश की आवाज के साथ मिलकर रात के अंधेरे में एक उदास और दर्दनाक संगीत बना रहा था। वो रात विक्रम की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो रात जब उसे एहसास हुआ कि उसकी अमीरी बेकार है अगर वो अपने प्रियजनों को खुशी नहीं दे सकती। वो रात जब उसने फैसला किया कि अब से वो प्रसिद्धि या पैसे के लिए नहीं जिएगा, वो अपने बेटे की प्रार्थना के लिए जिएगा। वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार फिर से बनाने के लिए जिएगा, चाहे उसे अपनी हर चीज क्यों ना गंवानी पड़े। उस निर्णायक बारिश की रात के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। अब उसमें कोई उलझन या झिझक नहीं थी।
उसकी जगह दृढ़ संकल्प और निर्णायक कार्रवाई ने ले ली थी। उसने अपना पूरा ध्यान और समय प्रिया और बच्चों के लिए घर बनाने में लगा दिया। हर दिन वो सुबह से लेकर देर रात तक निर्माण स्थल पर मौजूद रहता। वो अब कार में बैठकर निर्देश नहीं देता था। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और मजदूरों के साथ काम करने लगा। वो ईंटें ढोता, मसाला मिलाता, कीले ठोकता। वो ये सब इतने मन से कर रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी का महल बना रहा हो। उसके हाथ, जो सिर्फ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के आदी थे, अब कठोर और खरोचों से भरे थे। उसकी हालत एक असली मजदूर से अलग नहीं थी। बस्ती के लोग पहले हैरान हुए, कानाफूसी की, लेकिन फिर जब उन्होंने उसकी सच्चाई और गंभीरता को देखा तो उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। बुरी अफवाहें कम हो गईं। उनकी जगह सम्मान भरी निगाहों ने ले ली। प्रिया ने भी ये बदलाव महसूस किया। उसने उसे धूप में कड़ी मेहनत करते देखा। पसीने से उसकी कमीज भीगी रहती थी। उसने उसे मजदूरों के साथ खुशी खुशी बात करते, सिगरेट और सादा भोजन साझा करते देखा। वो दूर का अरबपति नहीं था, बल्कि एक मिलनसार, जमीनी आदमी बन गया था। लेकिन एक बात प्रिया को परेशान कर रही थी। वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसने कभी खुद को बच्चों का पिता नहीं माना। राजू और संजू के सामने वो अभी भी खुद को अंकल कहता था। वो उनकी देखभाल करता, उनके साथ खेलता, उनके लिए सब कुछ खरीदता, लेकिन हमेशा एक अदृश्य दूरी बनाए रखता। वो एक पिता था, लेकिन एक अंधेरे के पिता की तरह काम कर रहा था। एक दिन प्रिया को जिला अस्पताल से एक पत्र मिला। उसके पिछले सभी इलाज और दवाओं का पूरा बिल चुका दिया गया था। भुगतान करने वाला एक गुमनाम आदमी था। प्रिया जानती थी कि वो कौन है। फिर उसे पता चला कि अलमारी में कुछ नए, मोटे और गर्म कंबल है। उसने राजू और संजू से पूछा। उन्होंने कहा कि विक्रम अंकल ने खरीदे हैं और कहा है कि रात में माँ को ओढ़ा देना ताकि ठंड ना लगे। प्रिया का मन बेचैन था। वो इस स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकती थी। उसे एक स्पष्टता चाहिए थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। उस शाम जब सभी मजदूर चले गए थे और सिर्फ विक्रम निर्माण सामग्री के ढेर के पास बैठा आराम कर रहा था, प्रिया उसके लिए नींबू पानी का एक गिलास लाई। ये पी लो, ठंडक मिलेगी। शुक्रिया। विक्रम ने गिलास लेकर एक ही सांस में पी लिया। प्रिया उसके बगल में ईंटों के ढेर पर बैठ गई। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, अस्पताल का बिल तुमने चुकाया है ना? विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सिर हिला दिया। बस थोड़ा सा ही तो था। और नए कंबल भी। उसने फिर सिर हिलाया। प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज में एक दबी हुई भावना थी। क्यों? विक्रम, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारी देखभाल कर रहे हो, बच्चों की चिंता कर रहे हो, लेकिन खुद को उनका पिता मानने की हिम्मत नहीं कर रहे? प्रिया के सवाल ने विक्रम के सबसे गहरे दर्द को छू लिया। उसने अपना सिर झुकाकर अपने कठोर हाथों को देखा। मैं वो हिचकिचाया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तुम किस बात से डरते हो? प्रिया ने आगे पूछा। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें रोक लूंगी, या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है? नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रम ने जल्दी से सिर उठाया। उसकी आवाज में आग्रह था। मुझे उन चीजों का डर नहीं है। मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। तो फिर क्यों? विक्रम ने एक लंबी, भारी सांस ली। उसने दूर उस नए घर को देखा जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं प्रिया। उसकी आवाज धीमी और आत्मग्लानि से भरी थी। एक पिता को अपने बच्चों के साथ तब से होना चाहिए जब वे पैदा हुए हों। उसे उनकी पहली मुस्कान, पहला कदम देखना चाहिए। उसे उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें पालना पोसना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। और मैं पिछले 6 सालों से कहाँ था? उसने प्रिया की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। जब तुम अकेली जिंदगी से लड़ रही थीं, अकेली बच्चों को जन्म दे रही थीं, उन्हें गरीबी, बीमारी में पाल रही थीं, तब मैं कहाँ था? मैं ऐशो आराम में जी रहा था, सफलता का आनंद ले रहा था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने बच्चों को छोड़ दिया। ऐसा पिता कैसे पिता कहला सकता है? मेरा कोई हक नहीं है प्रिया। मैं इसके लायक नहीं हूं। विक्रम के आत्मग्लानि भरे शब्दों ने प्रिया को रुला दिया। वो सब कुछ समझ गई। वो कायर नहीं था,
वो अपराध बोध से पीड़ित था। वो अपराध बोध इतना बड़ा था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को वापस पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके खुरदरे हाथ को पकड़ लिया। विक्रम, अतीत बीत चुका है। तुम गलत थे, लेकिन हर कोई गलतियां करता है। जरूरी ये है कि अब तुम यहां हो। लेकिन मैं... कोई लेकिन नहीं, प्रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। देखो, उसने पास में खेल रहे दोनों बच्चों की ओर इशारा किया। राजू और संजू को देखो, जब से तुम आए हो वे ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। उनकी नजरों में तुम एक हीरो हो। क्या तुम जानते हो कि वे हर रात विक्रम अंकल की कहानियां सुनाते हैं? विक्रम ने प्रिया के हाथ की ओर देखा। उसमें राजू और संजू को टूटी ईंटों से घर बनाते हुए देखा। वे हंस बोल रहे थे। उनकी मुस्कान साफ और मासूम थी। तुम लायक नहीं हो या तुम सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे? प्रिया ने नरम लेकिन गहरी आवाज में पूछा। विक्रम अंकल के नकाब में छिपने से तुम्हारा अपराध बोध खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हें और बच्चों को और चोट पहुंचाएगा। उन्हें एक पिता की जरूरत है विक्रम, एक हाड़ मांस के पिता की, ना कि अंधेरे के पिता की। प्रिया के शब्द एक रोशनी की तरह थे, जिसने विक्रम की अंधेरी आत्मा को रोशन कर दिया। उसने अपने हाथ को देखा, जिसे प्रिया ने पकड़ रखा था। पहली बार उसने अपना हाथ नहीं खींचा। वो गलत था। वो बहुत लंबे समय से भाग रहा था। अब हिम्मत से सामना करने का समय आ गया था। उसने प्रिया का हाथ हल्के से दबाया। एक ऐसा दबाव जो एक वादे के समान था। वो अब अंधेरे का पिता नहीं रहेगा। वो पिता बनेगा जिसके उसके बच्चे हकदार थे। प्रिया के शब्दों ने विक्रम को जगा दिया था। वो समझ गया था कि पछतावा और अपराधबोध से कुछ नहीं होगा। गलती सुधारने का एकमात्र तरीका है कार्रवाई करना, एक पिता की भूमिका के योग्य जीवन जीना। निर्माण कार्य में तेजी लाई गई। नया घर हर दिन ऊंचा और मजबूत होता गया। उसी जमीन पर जहां पहले वो टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। ये कोई आलीशान हवेली नहीं थी, बल्कि लाल ईंटों से बना एक साधारण 3 कमरों का घर था, जिसकी छत नीले टिन की थी और बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा बरामदा था। सादा, देहाती, लेकिन गर्मजोशी और सुरक्षा से भरपूर। राजू और संजू के लिए हर दिन घर को बनते देखना एक असीम खुशी थी। स्कूल से लौटकर उनका पहला काम निर्माण स्थल पर भागना होता था। जब वे एक नई दीवार खड़ी होती या छत लग जाती तो वे खुशी से चिल्लाते, भैया देखो हमारे घर में कितनी बड़ी खिड़की है। संजू ने नई लगी खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। राजू ज्यादा समझदार बनने का नाटक कर रहा था। वो मुख्य मिस्त्री के पास भागा जो पानी पीकर आराम कर रहा था। चाचा, ये घर मजबूत बन रहा है ना? आंधी तूफान से छत तो नहीं उड़ जाएगी? मुख्य मिस्त्री जोर से हंसा, राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे विक्रम अंकल ने कहा है कि इसे बहुत मजबूत बनाना है। नींव 1 मीटर गहरी है, दीवारें दोहरी ईंटों की हैं, सीमेंट और स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 12वीं श्रेणी का तूफान भी इसे नहीं गिरा सकता। हवा की तो बात ही छोड़ो। ये सुनकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। हुर्रे हुर्रे, नया घर आने वाला है। विक्रम दूर से अपने बच्चों को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसे एहसास हुआ कि खुशी कभी कभी कितनी सरल होती है। ये शेयर बाजार में नाश्ते मुनाफे के आंकड़े नहीं, बल्कि बच्चों की वो चमकदार मुस्कान है जब वे अपने सपनों को सच होते देखते हैं। एक दोपहर, जब घर पूरा होने में बस कुछ ही दिन बचे थे, विक्रम घर के सामने एक छोटे से बगीचे के डिजाइन को देख रहा था। वो वहां एक बोगनवेलिया की बेल और कुछ फलदार पेड़ लगाना चाहता था जो प्रिया को पसंद थे। राजू और संजू फिर से दौड़ते हुए आए। विक्रम अंकल, राजू ने पुकारा। हाँ बेटा, विक्रम मुस्कुराया। मिस्त्री चाचा कह रहे थे कि हमारा घर जल्द ही बन जाएगा, सच है क्या अंकल? हाँ, विक्रम अंकल ने कहा है कि 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तुम लोगों को पसंद है? बहुत पसंद है, दोनों ने एक साथ कहा। संजू अपने भाई के कान में फुसफुसाया, लेकिन इतना जोर से कि विक्रम सुन सके। भैया, तो अब माँ बारिश में नहीं भीगेंगी, है ना? राजू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, और माँ को खांसी भी नहीं आएगी। नया घर बहुत गर्म है, उसमें हवा नहीं घुसेगी। फिर राजू विक्रम की ओर मुड़ा। उसकी आंखें साफ और उम्मीद से भरी थीं। विक्रम अंकल, जब हम नए घर में जाएंगे तो क्या आप हमारे साथ रहेंगे? राजू के अचानक सवाल ने विक्रम को चौंका दिया। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था।
उसने बस इतना सोचा था कि वो माँ बेटे के लिए एक घर बनाकर भरपाई कर देगा, लेकिन खुद के बारे में उसे नहीं पता था कि उसे उस घर में रहने की इजाज़त है या नहीं। विक्रम को चुप देखकर संजू का मुंह रोने जैसा हो गया। आप हमारे साथ नहीं रहेंगे क्या अंकल? हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और खेलें। विक्रम ने उन दो मासूम चेहरों को देखा जो उसे देख रहे थे। उसका दिल पिघल गया। वो घुटनों के बल बैठकर उनकी आंखों में सीधे देखने लगा। अगर अंकल रहें तो क्या तुम लोग मान जाओगे? हाँ मान जाएंगे, हाँ मान जाएंगे। दोनों बिना किसी झिझक के चिल्ला उठे। वे अभी इतने छोटे थे कि बड़ों के जटिल रिश्तों को नहीं समझ सकते थे। वे बस इतना जानते थे कि वे इस अच्छे अंकल को बहुत पसंद करते हैं। वो उन्हें सुरक्षा का, संरक्षण का एहसास दिलाता था। एक ऐसा एहसास जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। तो क्या तुम चाहते हो कि अंकल तुम्हारे लिए एक खास व्यक्ति बने? विक्रम ने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा। वो कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे उनकी दुनिया में कदम रख रहा था। खास व्यक्ति क्या होता है अंकल? राजू ने हैरानी से पूछा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी रक्षा करेगा, जो माँ के साथ मिलकर तुम्हारी देखभाल करेगा। राजू और संजू ने एक दूसरे को देखा और फिर विक्रम को, जैसे वे बहुत सोच रहे हो। थोड़ी देर बाद राजू ने झिझकते हुए कहा, एक ऐसा सवाल जिसने विक्रम की पूरी दुनिया को हिला दिया। मतलब हमारे पापा है ना अंकल? दरवाजे पर खड़ी प्रिया ने भी अपनी सांस रोक ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा ये बात कह देगा। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि बच्चे इतनी जल्दी संबंध जोड़ लेंगे। उसने उनकी इंतजार करती आंखों में देखा, एक मासूम और सच्ची प्रतीक्षा। उसने सिर हिलाया, एक धीमी लेकिन भावनाओं से भरी हामी। उसके आंसू फिर से बहने लगे। हाँ हाँ, अगर तुम लोग इजाजत दो तो। नया घर बन रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसी पल में एक और घर, पारिवारिक भावनाओं का घर भी माफी और प्यार की ईंटों से फिर से बनाया जा रहा था। विक्रम का जवाब एक ऐसी चाबी की तरह था जिसने उसके और बच्चों के बीच की दीवार को खोल दिया। उस पल से उनके बीच का माहौल पूरी तरह बदल गया। राजू और संजू अब उसे औपचारिक रूप से विक्रम अंकल नहीं कहते थे, वे उसे पापा कहने लगे। शुरू में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर जल्द ही ये स्वाभाविक और अपना लगने लगा। पापा देखो, मैंने ड्रैगन बनाया है। पापा मेरे जूते का फीता बांध दो। पापा आज रात हमें कहानी सुनाओगे ना? हर बार जब वो पापा की साफ आवाज सुनता, विक्रम का दिल पिघल जाता। उसे लगता कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है। वो जितना हो सकता था उनके साथ समय बिताता। वो उन्हें किताबें पढ़ना सिखाता, फुटबॉल खेलता, उनके साथ घर के पीछे के खेत में पतंग उड़ाता। वो उन्हें वो सब कुछ दे रहा था जो एक पिता कर सकता है, वे चीजें जो वो पिछले 6 सालों में चूक गया था। प्रिया ने विक्रम और बच्चों के बीच बढ़ते बंधन को देखा। उसका दिल खुशी और थोड़ी सी उदासी से भर गया। खुशी इसलिए कि बच्चों को आखिरकार पिता का प्यार मिल गया। उदासी इसलिए कि उसे लगा कि वो अब फालतू हो जाएगी। विक्रम ने भी प्रिया की चुप्पी को महसूस किया। वो जानता था कि उसे सिर्फ बच्चों का प्यार ही नहीं जीतना है, बल्कि उसके दिल के घाव को भी भरना है। एक शाम जब दोनों बच्चे सो चुके थे, विक्रम और प्रिया नए घर के बरामदे में बैठे थे। घर लगभग पूरा हो चुका था, बस रंग रोगन और फर्नीचर का काम बाकी था। आज रात चांद बहुत रोशन था। उसकी चांदी जैसी रोशनी आंगन पे पड़ रही थी। शुक्रिया विक्रम, प्रिया ने अचानक कहा। किस बात के लिए शुक्रिया? सब कुछ के लिए, इस घर के लिए और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, प्रिया ने सच्ची आवाज में कहा। उन्हें तुम्हारे साथ लिपटा देखकर मैं सच में बहुत खुश होती हूं। ये मेरा फर्ज था, विक्रम ने गहरी आवाज में जवाब दिया। मैं तुम्हारा और बच्चों का बहुत कर्जदार हूं। ऐसा मत कहो। पुरानी बातें बीत गईं, उन्हें अब याद मत करो। वे थोड़ी देर चुप रहे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। प्रिया, विक्रम उसकी ओर मुड़ा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? प्रिया ने उसे थोड़ी उलझन भरी नजरों से देखा। किस बात का मौका? एक मौका ताकि मैं तुम्हारा पति, बच्चों का पिता सही मायने में बन सकूं। एक मौका ताकि हम मिलकर अपना परिवार फिर से बना सकें। विक्रम का देर से लेकिन सच्चा प्रेम प्रस्ताव प्रिया की धड़कनें बढ़ा गया। उसने इस वाक्य का कितना इंतजार किया था। उसने अकेली लंबी रातों में
इसका सपना देखा था, लेकिन जब ये सच में हुआ तो उसे झिझक महसूस हुई। मुझे नहीं पता विक्रम, उसने सिर झुका लिया। मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं। तुम एक अलग दुनिया के हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें मैं कभी कदम नहीं रख सकती। और मैं बस एक गांव की औरत हूं, बीमार। मुझे डर है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी। विक्रम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया की ठोड़ी को ऊपर उठाया, उसे अपनी आंखों में सीधे देखने के लिए मजबूर किया। प्रिया, ऐसा मत कहो। मेरी दुनिया वही है जहां तुम और बच्चे हो। तुम्हारे बिना बाकी सब कुछ बेमतलब है। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी सब कुछ हो। प्लीज मुझे और दूर मत करो। प्रिया के आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि कल्याण के आंसू थे। ठीक उसी समय छोटा राजू घर के अंदर से नींद में बाहर आया। शायद वो प्यास से जाग गया था। अपने माता पिता को बरामदे में बैठे देखकर उसने आंखें मली और दौड़कर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप विक्रम की गोद में चढ़ गया। अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और कस कर लिपट गया। तुम सोए नहीं? विक्रम ने प्यार से पूछा, उसकी पीठ थपथपाते हुए। राजू ने अपना सिर उसके सीने में रगड़ा। उसकी आवाज नींद में थी, लेकिन बहुत साफ थी। पापा, क्या आप सच में हमारे पापा बन सकते हैं? विक्रम हैरान रह गया। बिल्कुल, मैं तुम्हारा पापा ही तो हूं। नहीं, राजू ने सिर हिलाया। मेरा मतलब है मेरे दोस्त टीटू के पापा की तरह। टीटू के पापा टीटू की माँ के साथ एक ही घर में रहते हैं, हर रात साथ में खाना खाते हैं, एक ही घर में सोते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बच्चे के मासूम सवाल ने एक बार फिर सारी गहरी इच्छाओं को व्यक्त कर दिया। फिर वो अपनी माँ की ओर मुड़ा और एक हाथ प्रिया के गले में भी डाल दिया। उसने दोनों के सिर को पास खींचा। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पापा, हमें और बड़ा घर भी नहीं चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई थी। हमें बस एक घर चाहिए जिसमें पापा और माँ एक साथ रहें। ठीक है पापा? ठीक है माँ? राजू के शब्दों ने गरम धारा की तरह प्रिया के मन की सारी झिझक, सारे डर को धो दिया। इसने विक्रम के दिल को भी पिघला दिया। उसने प्रिया को देखा, उसकी आंखों में विनती थी। प्रिया ने उसे देखा और फिर अपनी गोद में बैठे बेटे को। उसने धीरे से सिर हिलाया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। विक्रम अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर प्रिया के कंधे पर रख दिया और दोनों माँ बेटे को कसकर गले लगा लिया। उस मजबूत आदमी के आंसू एक बार फिर बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के, पूर्णता के आंसू थे। बच्चों का प्यार कितना सरल होता है। उसमें बड़ों की तरह हिसाब किताब, बाधाएं नहीं होती। उसकी बस एक ही इच्छा होती है, उन लोगों के साथ रहना जिनसे वो प्यार करता है। और इसी सादगी ने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा, एक मजबूत पुल बनाया, ताकि भटके हुए दिल एक दूसरे को वापस पा सकें। नया घर पूरा हो चुका था, बस शुभ दिन देखकर उसमें प्रवेश करना बाकी था। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। एक उज्जवल भविष्य उस छोटे से परिवार के सामने खुल रहा था। लेकिन किस्मत शायद उन्हें एक बार और आजमाना चाहती थी। एक सप्ताहांत की रात। जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, प्रिया के पुराने रेडियो पर मौसम की अचानक एक जरूरी सूचना आई। एक शक्तिशाली तूफान समुद्र में बहुत तेजी से बना था और सीधे जमीन की ओर बढ़ रहा था। तूफान का केंद्र कुछ ही घंटों में ठीक उसी इलाके में आने की उम्मीद थी जहां वे रह रहे थे। बस्ती के लोग घबराने लगे। एक दूसरे को बुलाने की आवाजें, दरवाजे बंद करने की आवाजें, घरों को मजबूत करने की आवाजें हर तरफ से आने लगीं। विक्रम ने बाहर देखा, काले बादल घिर आए थे। हवा पत्तियों के बीच से सीटी बजाने लगी थी। उसने उस कमजोर झोपड़ी को देखा। उसके दिल में एक बेचैनी होने लगी। प्रिया, ठीक नहीं है, हमें तुरंत नए घर में जाना होगा, विक्रम ने जल्दी से कहा। लेकिन घर की पूजा नहीं हुई है, हम उसमें अभी नहीं जा सकते, प्रिया ने झिझकते हुए कहा। वो अभी भी पुराने रीति रिवाजों में फंसी थी। अब समय नहीं है प्रिया, सुरक्षा सबसे पहले है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। ये झोपड़ी इस तूफान को नहीं झेल पाएगी। तुम जल्दी से जरूरी सामान पैक करो और बच्चों को लेकर चलो। विक्रम की दृढ़ आवाज सुनकर प्रिया को भी खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कुछ कपड़े, जरूरी कागज एक थैले में डाले। विक्रम ने नींद में डूबे दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। पापा, क्या हुआ? राजू ने आंखें मलते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, हम बस नए घर में सोने जा रहे हैं। नया घर बहुत मजबूत है,
तूफान से डर नहीं लगेगा। विक्रम ने उन्हें शांत किया। वे जल्दी से कुछ ही मीटर दूर नए घर की ओर भागे। हवा बहुत तेज चल रही थी, चेहरे पर चुभ रही थी, बारिश भी शुरू हो गई थी। जैसे ही वे नए घर के अंदर पहुंचे और दरवाजा बंद किया, बाहर असली तूफान आ गया। हवा हजारों जंगली जानवरों की तरह गरज रही थी। बारिश कांच की खिड़कियों पर जोर से बरस रही थी, जिससे डरावनी आवाजें आ रही थीं। बाहर के पेड़ झुक रहे थे, कभी कभी टिन उड़ने की, पेड़ टूटने की आवाज आती। मजबूत ईंटों के घर के अंदर माहौल पूरी तरह शांत और सुरक्षित था। बिजली की रोशनी चमक रही थी। विक्रम ने घर में बिजली का कनेक्शन करवा लिया था। राजू और संजू शुरू में थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मजबूत दीवारें और छत बिल्कुल नहीं हिल रही हैं, तो वे धीरे धीरे शांत हो गए। प्रिया खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर सफेद बारिश और घने अंधेरे को देख रही थी। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर इस समय वे और उसके बच्चे उस झोपड़ी में होते तो क्या होता। पुरानी झोपड़ी की तरफ से एक भयानक आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि उसने हवा की गर्जना को भी दबा दिया। प्रिया का दिल जैसे रुक गया। वो विक्रम की ओर मुड़ी। उसका चेहरा खून रहित हो गया था। वो क्या था विक्रम? विक्रम का भी चेहरा पीला पड़ गया था। उसने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। कुछ नहीं, हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। तूफान कई घंटों तक चलता रहा और फिर धीरे धीरे कमजोर हो गया। सुबह के करीब जब मौसम शांत हुआ, जब दिन की पहली कमजोर किरणें चमकीं, विक्रम ने सावधानी से दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। पूरी बस्ती ऐसी लग रही थी जैसे उस पर बमबारी हुई हो। पेड़ गिरे हुए थे, टिन और टहनियां चारों ओर बिखरी हुई थी और पुरानी झोपड़ी की जगह पर अब सिर्फ एक मलबे का ढेर था। पास का एक बड़ा पुराना पेड़ तूफान की हवा से गिर गया था और उसने झोपड़ी को पूरी तरह से कुचल दिया था। छत, खंभे, दीवारें, सब कुछ पेड़ के वजन के नीचे कुचल गया था। प्रिया वहीं चढ़ हो गई। दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। अगर पिछली रात विक्रम ने उन्हें वहां से नहीं निकाला होता, अगर वे अभी भी वहीं होते, तो परिणाम कितना भयानक होता, वो सोचना भी नहीं चाहती थी। विक्रम भी मलबे के ढेर को देखकर स्तब्ध था। वो आगे बढ़ा। उस वीरान नजारे को देखकर उसका दिल अभी भी कांप रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया और एक टूटे हुए चारपाई के टुकड़े को उठाया और फिर वो रो पड़ा। वो एक पुरानी झोपड़ी के लिए नहीं रो रहा था, वो डर से रो रहा था। एक देर से आए डर ने उसे घेर लिया था। वो उन्हें लगभग खो चुका था। वो अपना सब कुछ लगभग खो चुका था। अगर ये घर नहीं होता, अगर कल रात हम थोड़ी भी देर करते, तो बच्चे। वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। उसकी आवाज सिसकियों में दब गई। प्रिया दौड़कर आई और उसे पीछे से गले लगा लिया। वो भी रो रही थी। दोनों कृतज्ञता और डर में एक साथ रोए। उस निर्णायक तूफान ने पुरानी झोपड़ी को छीन लिया था, गरीब अतीत के सभी निशानों को मिटा दिया था। लेकिन ये एक मजबूत पुष्टि भी थी। इसने विक्रम को दिखाया कि उसका वापस लौटने का, अपना परिवार फिर से बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। इसने उन लोगों की जान बचाई थी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस मलबे के ढेर के सामने खड़े होकर विक्रम जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वो अपने परिवार को एक बेनाम रिश्ते में नहीं रहने दे सकता। उसे प्रिया को एक पहचान देनी होगी। अपने बच्चों को कानून और सभी के सामने एक पूरा परिवार देना होगा। वो मुड़ा और प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। प्रिया, हम शादी कर लेते हैं। विक्रम एक पल भी और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसके प्रस्ताव में न फूल थे, न मोमबत्तियां, न कोई रोमांटिक माहौल, बस अतीत का मलबा गवाह था। लेकिन प्रिया के लिए ये सबसे सच्चा और सार्थक प्रस्ताव था। उसने आंसुओं में सिर हिला दिया। उनकी शादी कुछ ही दिनों बाद करने का फैसला किया गया। ये किसी 5 सितारा होटल में एक भव्य शादी नहीं थी, जैसा कि लोग एक अरबपति की शादी की कल्पना करते हैं। ये एक छोटा, सादा और गर्मजोशी भरा समारोह था। ये नए घर के सामने के बड़े आंगन में आयोजित किया गया था। मेहमानों में बस कुछ सबसे करीबी पड़ोसी थे। वे लोग जिन्होंने प्रिया और उसके बच्चों की मुश्किल में मदद की थी, और वो निर्माण दल जो इतने समय से उनके साथ था। कोई भव्य द्वार नहीं था, बस नारियल के पत्तों और जंगली फूलों से बना एक द्वार था जिसे पड़ोसियों ने मिलकर बनाया था। कोई शानदार मंच नहीं था, बस एक लंबी मेज थी जिस पर सफेद चादर बिछी थी और कुछ घर के बने व्यंजन रखे थे।
विक्रम ने महंगा दूल्हे का सूट नहीं पहना था। उसने एक सादी सफेद कमीज और गहरे रंग की पैंट पहनी थी। वो एक अरबपति नहीं, बल्कि इस गांव के किसी भी दूसरे दूल्हे की तरह लग रहा था, सौम्य और सादा। प्रिया ने भी कोई शानदार शादी का जोड़ा नहीं पहना था। उसने बस एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे विक्रम ने खास तौर पर उसके लिए कस्बे से बनवाया था। साड़ी सादी थी, लेकिन उस औरत की सौम्यता और परिपक्वता को बढ़ा रही थी, जिसने बहुत मुश्किलें देखी थीं। उसके चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, बस थोड़ी सी लिपस्टिक थी, लेकिन वो पूर्ण खुशी से चमक रही थी। और समारोह के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, दो छोटे सह दूल्हे राजू और संजू थे। दोनों भाइयों को एक जैसे कपड़े पहनाए गए थे, सफेद कमीज और छोटी पैंट। वे विक्रम की छोटी प्रतिकृतियां लग रहे थे। उनके हाथों में खेत से तोड़े गए रंग बिरंगे जंगली फूलों के गुच्छे थे। दोनों के चेहरे फूलों की तरह खिले हुए थे। वे हर जगह दौड़ रहे थे और सबको बता रहे थे, आज मेरे पापा मम्मी की शादी है। समारोह सादगी से हुआ। मुख्य मिस्त्री को ही पुरोहित का काम सौंपा गया। उन्होंने खड़े होकर कुछ सादे आशीर्वाद के शब्द कहे। आज विक्रम और प्रिया के परिवार के लिए खुशी का दिन है। मैं यहाँ के लोगों की तरफ से दोनों को 100 साल की खुशी और बच्चों से भरा घर का आशीर्वाद देता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि अब से ये परिवार इस नए घर में हमेशा खुश और शांति से रहे। सबने जोर से तालियां बजाईं। विक्रम और प्रिया हाथ में हाथ डाले खड़े थे। उन्होंने हीरे की अंगूठियां नहीं बदलीं, बस एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों और बाकी की जिंदगी साथ बिताने का वादा दिया। राजू और संजू दौड़ कर आए और अपने जंगली फूलों के गुच्छे अपने माता पिता के हाथों में दे दिए। ये आपके लिए है। विक्रम ने संजू को गोद में उठा लिया। प्रिया ने राजू को गले लगा लिया। चारों का परिवार एक साथ खड़ा होकर एक ऐसी खुशी की तस्वीर बना रहा था जो सादी लेकिन बहुत मार्मिक थी। माँ, राजू ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तो अब से हमारे घर में सच में पापा है ना माँ? प्रिया मुस्कुराई और सिर हिला दिया। हाँ बेटा। माँ, अब हमारे घर में छत है, नया घर है। संजू ने विक्रम की गोद से चिल्लाया। अब आप बीमार नहीं पड़ेंगी है ना माँ? अब आप खांसेंगी नहीं है ना माँ? बच्चे के मासूम सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों को रुला दिया। एक बच्चा जिसकी सबसे बड़ी खुशी नए खिलौने नहीं, बल्कि ये थी कि उसकी मां बीमार नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में बारिश से बचाने वाली छत है। विक्रम ने झुककर अपने बेटे के माथे को चूमा। हाँ, अब से मां बीमार नहीं पड़ेंगी। पापा मां और तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। प्रिया ने अपने पति, अपने बच्चों को देखा। खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन देखे थे। उसने सोचा था कि उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अब खुशी यहीं थी, पूरी और भरपूर। केले के बाग के पास गांव की गर्म धूप में एक सादी शादी। कोई शान शौकत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा प्यार, परिवार का बंधन और टूटे हुए रिश्तों से बनी खुशी। ये एक ऐसी शादी थी जो शोर शराबे वाली नहीं थी, लेकिन किसी भी भव्य शादी से ज्यादा दिल को छूने वाली थी, क्योंकि ये एक सच्चे प्यार का सबूत थी। एक ऐसा प्यार जिसने रुतबे, पैसे और अतीत की गलतियों की हर दूरी को पार कर लिया था। उस अरबपति और गांव की औरत की सादी शादी की कहानी ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकी। एक युवा पत्रकार जो संयोग से वहां अपने परिवार से मिलने आया था, उसने ये अनोखी कहानी सुनी और चुपके से उन मार्मिक पलों को रिकॉर्ड कर लिया। उसने इसे किसी प्रेम प्रसंग या अमीर आदमी और गरीब लड़की की सनसनीखेज कहानी के रूप में नहीं लिखा। उसने इसे एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से लिखा। लेख का शीर्षक था अरबपति और केले के बाग में शादी, जब खुशी पैसों से नहीं मापी जाती। लेख ने पूरी कहानी को सच्चाई से बताया, बारिश में टपकती झोपड़ी के दृश्य से लेकर एक बच्चे के बिना टपकने वाली छत के सपने तक, पिता के पश्चाताप और गलती सुधारने की यात्रा से लेकर सादी लेकिन खुशी से भरी शादी तक। लेख के साथ कुछ चोरी छिपे ली गईं, लेकिन बहुत कीमती तस्वीरें भी छापी गईं। विक्रम की कीचड़ में सने हुए मजदूरों के साथ घर बनाते हुए तस्वीर, उस पल की तस्वीर जब वो अपने बेटे की प्रार्थना सुनकर घुटनों के बल बैठ गया था। नए घर के पास दो बच्चों की चमकदार मुस्कान और शादी के दिन चारों के परिवार की एक दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर।
तुरंत ही ये लेख सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया पर वायरल हो गया। इसे बिजली की गति से साझा किया गया। कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं रुकी, बल्कि कुछ विदेशी समाचार साइटों ने भी इसका अनुवाद किया। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और अपने आंसू नहीं रोक पाए। कमेंट सेक्शन में अनगिनत भावनाएं व्यक्त की गईं। हे भगवान, पढ़कर रोना आ गया। उन 2 बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ। उनका सपना कितना सादा था, लेकिन कितना दर्दनाक। जब मैंने बच्चे की प्रार्थना वाला हिस्सा पढ़ा तो मैं रो पड़ा। एक बच्चे की सिर्फ अपनी मां के लिए एक छत की इच्छा ने एक अरबपति की पूरी जिंदगी बदल दी। पितृत्व की शक्ति वास्तव में पवित्र है। ये असली जिंदगी की प्रेम कहानी है। सुपर कार या हवेली की जरूरत नहीं। बस एक ऐसा आदमी चाहिए जो परिवार के लिए सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रखता हो। विक्रम जी की बहुत प्रशंसा। मैं सोचता था कि सभी अमीर लोग बेदिल होते हैं। इस कहानी ने मुझे एक अलग दृष्टिकोण दिया। धन्यवाद। उसने सिर्फ एक घर नहीं बनाया, उसने एक पूरी जिंदगी फिर से बनाई है। 2 बच्चों को अपने माता पिता की शादी में जंगली फूल पकड़े हुए देखकर आंसू नहीं रोक पाया। उनकी मुस्कान ही सबसे कीमती संपत्ति है। कहानी एक घटना बन गई। विक्रम और उसका परिवार अनजाने में प्रसिद्ध हो गए। टीवी चैनल, बड़े अखबार, सभी ने साक्षात्कार के लिए अपने रिपोर्टर वहां भेजे। शुरू में विक्रम ने सभी को मना कर दिया। वो बस अपने परिवार के लिए एक शांत जीवन चाहता था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये एक मौका है, एक सार्थक संदेश फैलाने का मौका। अंत में वो प्रेरणादायक कहानियों पर एक प्रसिद्ध टीवी शो में आने के लिए तैयार हो गया। उस दिन सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि प्रिया और दोनों बच्चे भी आए। वे किसी शानदार स्टूडियो में नहीं बैठे, बल्कि शो ने उनके घर के आंगन में ही एक छोटा सा मंच बनाया था। जब मेजबान ने विक्रम से पूछा कि किस चीज ने उसे, एक अरबपति को जो सफलता के शिखर पर था, सब कुछ छोड़कर वापस आने का फैसला करने पर मजबूर किया, तो उसने किसी ऊंचे व्यापार दर्शन के बारे में बात नहीं की। उसने बस अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, प्यार से मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने सब कुछ नहीं छोड़ा। मैं बस उस सबसे कीमती चीज को वापस पाने के लिए लौटा हूं जिसे मैंने खो दिया था, और वो है मेरा परिवार। फिर उसने अपने बेटे की प्रार्थना सुनने का वो क्षण बताया, जब मैंने अपने बेटे को, एक 6 साल के बच्चे को, भगवान से खिलौने या मिठाई नहीं, बल्कि एक ऐसी छत मांगते हुए सुना जिसमें पानी ना टपके, ताकि उसकी मां को खांसी ना आए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूं। मेरे पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को एक सबसे बुनियादी चीज नहीं दे सका। वो भावुक होकर आगे बोल नहीं सका। पूरा स्टूडियो खामोश हो गया। कई दर्शक सिसकने लगे थे। मेजबान ने राजू से पूछा, राजू बेटा, अब तुम्हारे पास नया घर है, पापा साथ है, क्या तुम्हारा कोई और सपना है? राजू ने अपने पापा मम्मी को देखा और फिर मासूमियत से माइक्रोफोन में जवाब दिया, जी, अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस दूसरे बच्चों के लिए चाहता हूं। वे बच्चे जो अभी भी मेरी तरह टपकते घरों में रहते हैं। उन्हें भी एक नया घर मिले ताकि उनकी मम्मी को भी खांसी ना आए। बच्चे के जवाब ने पूरे स्टूडियो को भावनाओं में डुबो दिया। मेजबान भी अपने आंसू नहीं रोक सका। टीवी पर देख रहे लाखों दर्शक भी फूट फूट कर रो पड़े। एक बच्चे के दिल से निकली एक सादी सी बात ने हर किसी के दिल के सबसे गहरे कोने को छू लिया था। विक्रम, प्रिया और खासकर राजू और संजू के चेहरे प्यार, त्याग और उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। उनकी कहानी अब सिर्फ एक परिवार की निजी कहानी नहीं रही थी, ये पूरे समाज के लिए एक मजबूत प्रेरणा बन गई थी। टीवी पर राजू के जवाब ने किसी भी संचार अभियान से ज्यादा शक्तिशाली लहर पैदा की। एक बच्चे की इच्छा ने लाखों दिलों को छुआ। कार्यक्रम के तुरंत बाद विक्रम का फोन लगातार बजने लगा। कई व्यापारियों, पुराने दोस्तों और यहां तक कि बिल्कुल अजनबियों ने भी फोन करके अपनी प्रशंसा व्यक्त की और मदद करने की इच्छा जताई। विक्रम, तुम्हारी कहानी ने मुझे जगा दिया है। मैं एक छोटा सा हिस्सा योगदान करना चाहता हूं। सर, हमारी कंपनी समर्थन करना चाहती है। कृपया हमें बताएं कि क्या करना है। विक्रम भैया, मैं बस एक छात्र हूं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी 1 महीने की पार्ट टाइम नौकरी की तनख्वाह दान कर सकता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। विक्रम को एहसास हुआ कि ये अब सिर्फ उसकी कहानी नहीं है,
ये व्यक्तिगत दर्द को समुदाय के लिए एक बड़े सार्थक कार्य में बदलने का एक मौका है। उसने प्रिया से बात की। वो अपनी कहानी का उपयोग एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए करना चाहता था। प्रिया ने उसका पूरा समर्थन किया। उसने कहा, अगर हमारी कहानी दूसरे बच्चों को उस दुख से बचाने में मदद कर सकती है जो राजू और संजू ने झेला है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। कुछ हफ्तों बाद आशा घर फाउंडेशन की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई। विक्रम इसके संस्थापक और प्रत्यक्ष संचालक थे। फाउंडेशन का लक्ष्य बहुत सरल और विशिष्ट था। गरीब परिवारों, खासकर छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए मजबूत घर बनाना, विशेष रूप से उन दूर दराज के इलाकों में जहां जीवन अभी भी बहुत कठिन है। फाउंडेशन का प्रतीक एक बच्चे का स्केच था जो एक दिल के आकार की छत को देख रहा है। विक्रम ने फाउंडेशन को शहर के किसी शानदार कार्यालय से नहीं चलाया। उसने फाउंडेशन का मुख्यालय अपने गांव में ही स्थापित किया। उसने स्थानीय उत्साही लोगों की एक टीम बनाई जो हर परिवार की स्थिति को अच्छी तरह समझते थे। उसने अपनी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति को फाउंडेशन के लिए शुरुआती पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया। उसने उद्घाटन समारोह में कहा, मैं सोचता था कि गगनचुंबी इमारतें बनाना सफलता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि एक जरूरतमंद बच्चे के लिए एक छोटा सा घर बनाना ही सबसे बड़ी सफलता है। मैंने ये फाउंडेशन किसी महान परोपकार के लिए नहीं बनाया है। मैंने इसे एक कर्ज चुकाने के लिए बनाया है। अपने अतीत के साथ, अपने बच्चों के साथ एक कर्ज। और अपने बेटे से किए गए वादे को पूरा करने के लिए। उसने राजू की ओर देखा जो अपनी मां की गोद में बैठा था। क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बारिश से बचने की कामना करते हैं। उसकी बात ने एक बार फिर गहरा प्रभाव डाला। आशा घर फाउंडेशन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पहला घर एक अकेली मां के लिए बनाया गया जिसके 3 छोटे बच्चे थे, जो पास के एक गांव में रहती थी। उनका परिवार भी एक टपकती झोपड़ी में रहता था, जो प्रिया के पुराने घर से अलग नहीं था। नए घर के उद्घाटन के दिन विक्रम और उसका परिवार खुद चाबियां सौंपने के लिए वहां गए। राजू और संजू अपने साथ छोटे उपहार लाए थे, किताबें और खिलौने, जो उन्होंने उन बच्चों को दिए। उस परिवार की खुशी के मुस्कान और खुशी के आंसू देखकर विक्रम को एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो करोड़ों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से भी बड़ी थी। उसने जीवन का वास्तविक अर्थ पा लिया था। फाउंडेशन के काम ने उसे व्यस्त कर दिया। वो अब सिर्फ ठंडे कमरे में बैठकर आंकड़े देखने वाला अरबपति नहीं था। वो सबसे दूर दराज के इलाकों में जाता, उन जगहों पर जहां कारें नहीं जा सकती थीं। वो पैदल चलता, नदियां पार करता, सर्वेक्षण करने, सुनने, समझने के लिए। वो दुबला हो गया, सांवला हो गया और ज्यादा अनुभवी दिखने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और शांत थी। प्रिया उसकी मजबूत सहारा बनी। उसने फाउंडेशन के काम में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन उसने परिवार की देखभाल की, बच्चों को पाला और वो जगह बनी जहां वो थकाऊ यात्राओं के बाद लौटता था। उनका घर हमेशा गर्मजोशी और हंसी से भरा रहता था। उनकी कहानी प्रेरणा देती रही। आशा घर फाउंडेशन को दिन ब दिन ज्यादा समर्थन मिलने लगा। दर्जनों और फिर सैकड़ों नए घर पश्चिमी राज्यों में बनाए गए, जिससे हजारों बच्चों को सुरक्षित छत मिली। विक्रम ने सिर्फ अपने बच्चे के लिए घर नहीं बनाया था, उसने अपने बेटे के साथ एक सादे से सपने से सैकड़ों दूसरे बच्चों के लिए घर बनाए थे। उसने अतीत की अपनी गलती को प्यार की विरासत में बदल दिया था। समय बीतता गया, 2 साल गुजर गए। विक्रम के परिवार का जीवन पूरी तरह से स्थिर और खुशियों से भरा था। केले के बाग के पास उनका छोटा सा घर हमेशा हंसी से गूंजता रहता था। राजू और संजू अब बड़े और ज्यादा समझदार हो गए थे। वे दुबले पतले डरपोक बच्चे नहीं थे। माता पिता के पूरे प्यार में पले बढ़े वे जीवन बुद्धिमान और बहुत स्नेही हो गए थे। विक्रम ने समूह का संचालन एक पेशेवर प्रबंधन टीम को सौंप दिया था। वो सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका में था। अपना ज्यादातर समय वो परिवार और आशा घर फाउंडेशन को देता था। वो सही मायने में एक पारिवारिक आदमी बन गया था। एक शाम पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा था। बाहर फिर से बारिश हो रही थी। गर्मियों की एक बौछार, लेकिन अब बारिश की आवाज चिंता या डर का एहसास नहीं कराती थी। ये बस अंदर की गर्मजोशी के लिए एक मधुर पृष्ठभूमि संगीत थी। प्रिया ऊन का स्वेटर बुन रही थी। विक्रम दोनों बच्चों को एक किताब पढ़कर सुना रहा था।
ये एक राजकुमार और राजकुमारी की परिकथा थी। कहानी खत्म करके विक्रम ने किताब बंद की और अपने दोनों बेटों को देखा जो उसकी गोद में ध्यान से बैठे थे। कहानी अच्छी थी बच्चों? जी अच्छी थी, संजू ने जवाब दिया। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी तो बहुत बड़े महल में रहते थे पापा। विक्रम हंसा। वे राजकुमार और राजकुमारी थे ना। राजू ने अचानक अपने पापा को देखा। उसकी आंखें गहरी थीं। पापा, हमारा घर महल नहीं है, लेकिन मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है। क्यों बेटा? विक्रम हैरान था। क्योंकि महल में पापा नहीं होते, राजू ने बहुत गंभीरता से कहा। मुझे हमारा घर पसंद है क्योंकि हमारे घर में पापा हैं, माँ है, संजू भाई है। जहां हम सब साथ होते हैं वही जगह सबसे अच्छी होती है। बेटे की बात सुनकर विक्रम और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। विक्रम ने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज गंभीर हो गई। पापा, तुम लोगों से वादा करते हैं। क्या वादा पापा? पापा वादा करते हैं कि तुम लोगों को फिर कभी भी एक टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। पापा वादा करते हैं कि इस पूरी जिंदगी में पापा हमेशा तुम लोगों को एक मजबूत और सबसे सुरक्षित घर देंगे। ये एक वादा था। एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी की पुष्टि। संजू ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें उठाकर अपने पापा को देखा और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने विक्रम का दिल पिघला दिया। हमें बड़ा घर नहीं चाहिए पापा। विक्रम हैरान था। राजू ने तुरंत अपने भाई की बात पूरी की। हां पापा, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें बस घर में पापा चाहिए। एक के बाद एक संजू और राजू के वाक्यों ने सब कुछ कह दिया। उन्हें भौतिक धन दौलत नहीं चाहिए थी। जो चीज उन्हें चाहिए थी, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत थी, वो थी उसकी उपस्थिति, एक पिता का प्यार। विक्रम कुछ नहीं कह सका, वो बस सिर हिला सका। उसके आंसू फिर से बह निकले। उसने सोचा था कि उसे बच्चों को बेहतरीन भौतिक चीजों से भरपाई करनी होगी, लेकिन वो गलत था। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी, वो उन्हें बहुत पहले ही दे सकता था, और वो था वो खुद। उसने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाया, उनके बालों को चूमा। हाँ पापा वादा करते हैं, पापा वादा करते हैं कि वो हमेशा घर में तुम लोगों के साथ रहेंगे, कभी कहीं दूर नहीं जाएंगे। प्रिया पास में बैठी चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने अपनी जिंदगी के 3 पुरुषों को देखा। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वो जीवन की आभारी थी, जिसने भले ही कभी कभी कठोरता दिखाई हो, लेकिन अंत में उसे वापस ले आई। उसके बच्चों को एक अद्भुत पिता दिया और उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति दिया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन इस छोटे से घर में एक और वादा किया गया था। ये एक भौतिक घर का वादा नहीं था, बल्कि एक बंधन का, एक उपस्थिति का वादा था। एक ऐसा वादा जो हर सदस्य के दिल में हमेशा रहेगा। ये सबसे पवित्र वादा था। उनकी खुशी के लिए सबसे मजबूत नींव, एक ऐसी खुशी जिसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता था। आखिरी दृश्य, एक सप्ताहांत की शाम, फिर से बारिश हो रही थी। एक मूसलाधार बारिश, ठीक उसी तरह जैसे उस फेटफुल दिन जब विक्रम वापस आया था। लेकिन अब नजारा पूरी तरह से अलग था। अब वो बारिश और हवा में सिकुड़ी हुई टपकती झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक छोटा, मजबूत और आरामदायक लकड़ी का घर था। खिड़की से पीली रोशनी बाहर आंगन में फैल रही थी। घर के सामने विक्रम द्वारा लगाई गई बोगनवेलिया की बेल अब खिल चुकी थी। बारिश की बूंदों से भीगे फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। घर के अंदर पूरा परिवार एक साथ था। वे कुछ बड़ा नहीं कर रहे थे, बस बहुत ही सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियां। विक्रम फर्श पर बैठकर संजू के लिए एक टूटे हुए खिलौना गाड़ी को ठीक कर रहा था। प्रिया रसोई में मछली की करी बना रही थी, जो पूरे परिवार को पसंद थी। खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। राजू अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठकर सुंदर अक्षरों में लिख रहा था। टिन की छत पर बारिश की टपटप की आवाज, मछली की करी के उबलने की आवाज, विक्रम के खिलौना ठीक करने की खटखट और राजू की कलम की सरसराहट, सब कुछ मिलकर एक शांतिपूर्ण सिम्फनी बना रहा था। पापा, हो गया क्या? संजू ने बेसब्री से पूछा। उसकी आंखें गाड़ी से नहीं हट रही थीं। बस होने वाला है मेरे बेटे, थोड़ा सब्र करो। विक्रम हंसा। उसके हाथ अभी भी तेजी से चल रहे थे। प्रिया रसोई से देखकर प्यार से मुस्कुराई। उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था, त्वचा में चमक आ गई थी।
अब वो पहले की तरह पीली और बीमार नहीं दिखती थी। खांसी भी बहुत पहले ही चली गई थी। प्यार और खुशी ही सबसे अच्छी दवा थी। खाना लगभग तैयार है, तुम तीनों बाप बेटे मेज लगाने की तैयारी करो, उसने आवाज लगाई। जी मां, बस ये लाइन खत्म कर लूं, राजू ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी ठीक हो गई, संजू खुशी से चिल्लाया और गाड़ी लेकर घर में घूमने लगा। विक्रम ने अपना सामान समेटा और राजू के साथ मेज लगाने लगा। रात का सादा लेकिन गर्म जोशी भरा खाना परोसा गया। पूरा परिवार मेज पर बैठकर एक साथ खाना खाने लगा, हंसी मजाक कर रहा था। वे स्कूल की, क्लास की, आशा घर फाउंडेशन की बातें कर रहे थे। आज हमारे फाउंडेशन ने काकीनाडा में एक और घर का काम शुरू किया है, विक्रम ने बताया। वो परिवार भी बहुत गरीब है, 2 छोटे बच्चे हैं और घर गिरने वाला है। बहुत दुख की बात है। उम्मीद है कि घर जल्दी बन जाएगा ताकि बारिश के मौसम से पहले उन माँ बच्चों को रहने की जगह मिल जाए, प्रिया ने जवाब दिया। राजू ने ये सुनकर कहा, पापा इस गर्मी की छुट्टियों में हमें भी काकीनाडा ले चलो ना, हम उन 2 बच्चों को उपहार देना चाहते हैं। जरूर, अगर तुम दोनों अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो गर्मियों में पापा ले जाएंगे। विक्रम तुरंत मान गया। खाना खत्म हुआ और पूरा परिवार एक साथ टीवी पर एक कार्टून फिल्म देखने लगा। राजू और संजू अपने पापा और मम्मी के बीच में बैठे थे। दोनों अपने माता पिता की गोद में दुबके हुए थे और कभी कभी हंस पड़ते थे। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और तेज हो गई थी। हवा पेड़ों के बीच से सरसरा रही थी, लेकिन इस घर के अंदर माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। संजू नींद में था। उसने अचानक नींद में एक वाक्य कहा, काश बारिश हमेशा होती रहे। प्रिया ने हैरानी से धीरे से पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? संजू ने अपना सिर मां की गोद में रगड़ा, धीमी आवाज में, क्योंकि जब भी बारिश होती है हम सब घर पर एक साथ ऐसे ही रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे की बात सुनकर विक्रम और प्रिया दोनों स्तब्ध रह गए और फिर खुशी से हंस पड़े। विक्रम ने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। उसने प्रिया को देखा, उसकी आंखों में प्यार भरा था। उसके आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार ये पश्चाताप या दुख के नमकीन आंसू नहीं थे, ये मीठे और गर्म थे। एक ऐसे आदमी के आंसू जिसने अपनी जिंदगी का सबसे शांत किनारा पा लिया था। बारिश का दिन अब ठंडा नहीं था, क्योंकि अब वे एक साथ थे। उनके पास एक सच्चा घर था, एक ऐसी जगह जो सिर्फ ईंट गारे से नहीं बल्कि प्यार, माफी और हमेशा के वादों से बनी थी। एक ऐसा घर जो उन्हें जिंदगी के हर तूफान से बचाने के लिए काफी था। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप आगे आने वाली दिलचस्प कहानियां मिस ना करें। आपका ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अलविदा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कृपया कमेंट में बताइए कि आप ये कहां से देख रहे हैं, आपको ये कहानी कैसी लगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें।